So, hey, Bacha Party, once again, welcome to Sachin Sir Physics, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel, and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in Ishq Mohabbat with the subject. So, Bacha, this is Backbencher series and Brahmastra, Bacha. आई होप इससे पहले आप लोगों ने जो है फर्स्ट डे 1 और डे 2 के क्लासेस देख लिए हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 तक आपको जो है रिवीजन करा दिया. आई थिंक चैप्टर 1 to 7 हुआ है, राइट? तो अब यहाँ पर ना 8, 9, 10 हम करेंगे. चैप्टर 8, 9 एंड देन 10. चैप्टर 8 इज़ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहाँ से MCQ आता है. चैप्टर 9 भारी भरकम चैप्टर है और रे ऑप्टिक्स के बाद आता है वे ऑप्टिक्स एंड देन ड्यूल नेचर. विल ट्राई टू कवर 4 चैप्टर्स बट एट द एंड ऑफ द डे दैट डिपेंड्स कि वीडियो का लेंथ कितना जाने वाला है, मुझे भी नहीं पता. ये सीरीज़ बच्चा हर उस स्टूडेंट्स के लिए है जो आखिरी समय में पढ़ता है और उसको तकलीफ आती है कि फिजिक्स कुछ भी नहीं आता. वो भी अगर ये वीडियो देखेगा, ट्रस्ट में उसको फिजिक्स के साथ प्यार हो जाएगा और वो जो एक फियर है ना कि यार सर मैं फेल हो जाऊंगा, वो तो हट ही जाएगा. और वो स्टूडेंट्स जो साल भर पढ़े हैं चैनल से या फिर कहीं ना कहीं से तैयारी करे हुए हैं, उनके लिए ये बेस्ट रिवीजन भी होगा. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 8 बच्चा पार्टी. एंड इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस बैकबेंचर का जो लेक्चर्स है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ टेलीग्राम भी दिया मैंने ताकि मेरे ये हैंड रिटन नोट्स जो मैं भी लिखूंगा वो आपको मिल जाए और आप जो है उस टेलीग्राम में जुड़ेंगे तो बच्चा इसके साथ साथ आपको डे 1 डे 2 के जो क्लासेस के नोट्स है वो भी मिल जाएंगे. और कमेंट में पिन किया हुआ है मैंने प्लेलिस्ट, जिसके अंदर आपको डे 1 डे 2 का चैप्टर का जो भी है वो आपको मिल जाएगा. चलिए बच्चा, तो शुरू करते हैं. बोलिए श्री अम्बे माता की जय. यस, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब यहाँ से बच्चा MCQ आता है. अगर आप लेक्चर्स को लगातार बाबा SSP को फॉलो कर रहे हो ना बच्चों, तो आपको बुझा जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम कई बार बता चुके हैं कि MCQ आता है. ईयरफोन लगाइए और शांति से सुनिए, आपको पूरा प्यार हो जाएगा, लगेगा ही नहीं कि मतलब पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या चीज़ आती है? प्रॉपर्टी आती है, वहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, एक एप्लीकेशन आता है, वहाँ से एक सवाल बन सकता है, और एक होता है स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट करंट. तो ये चैप्टर 3 मार्क्स का है. हो सकता है डिस्प्लेसमेंट करंट ही जो है बेटा आपका डेरिवेशन एक है वो आ जाए. कुछ कह नहीं सकते, CBSE पर इतना भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि ये चैप्टर से ऐसा आता है तो वही आता है, बट मैं आपको हर चीज़ बता दूंगा फटाफट. तो अगर आप अपनी NCERT खोलेंगे इस वक्त, जो कि जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान से सुनिएगा तो अभी आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. एकदम सिंपलेस्ट वे में आपको सिखाएंगे, आपको लगेगा कि यार पहले काहे नहीं मिला ये इंसान. तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब होता है वो करंट जो कंडक्शन करंट नहीं है. अब सवाल ये आता है कि सर देन व्हाट इज कंडक्शन करंट? कंडक्शन करंट वो है जो नॉर्मली वायर में चलती है. ऑल दोज करंट्स विच आर पासिंग थ्रू द वायर, कंडक्टिंग वायर, घर में जो कॉपर की वायर है वो सब कंडक्टिंग करंट कही जाती हैं. लेकिन उसके अलावा जो करंट है कैपेसिटर के 2 प्लेटों के बीच में, उसको जो है बच्चा हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से जानते हैं. थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. इसको समझने के लिए हम ना एम्पियर सर्किटल लॉ को याद करते हैं. अच्छा, अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? इससे पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ये लॉ कहता है कि क्लोज लूप B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड देन अलजेब्रिक सम ऑफ करंट. ये इक्वेशन क्या बताता है? ये इक्वेशन ये बताता है कि कहीं पर भी करंट है तो उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करिए, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. बट दिस इक्वेशन ऑल्सो सेज कि इफ देयर इज नो करंट देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड. आप ऐसा लिखेंगे अपने नोटबुक में, दिस इक्वेशन सेज दैट व्हेन देयर इज अ करंट वी गेट अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन देयर इज नो करंट वी डोंट गेट एनी मैग्नेटिक फील्ड. बट मैक्सवेल नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया. रिवीजन चल रहा है बच्चा, ध्यान से देखिए. कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव, दूसरी प्लेट नेगेटिव, और उसको कनेक्ट किया इस तरीके के AC सोर्स के साथ. जब ये AC सोर्स के साथ कनेक्ट किए तो ये पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्ट नहीं आया होगा. अगर ये पॉजिटिव है तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है प्लस प्लस होने में. अब टाइम ऐसा भी नहीं 3-4 घंटा लगता है, बट इट टेक्स टाइम, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, वॉट एवर इट इज, बट इट टेक्स टाइम. तो जब ये प्लस माइनस यहाँ पे आ रहा था तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी फटाफट सेट हो रही थी. इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही थी? सेट हो रही थी. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो रही थी ये भी एक झटके में नहीं आया, बिकॉज चार्ज भी एक साथ नहीं आ गया प्लेट पे. धीरे धीरे प्लस प्लस आए, धीरे धीरे माइनस माइनस आया, तो प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड आई. तो इट टेक्स टाइम, बट इलेक्ट्रिक फील्ड था. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो धीरे धीरे आया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आया. अब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आने का मतलब है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इनके प्लेट के साथ जुड़ी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया क्या होता है? फ्लक्स. आई बात समझ में भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया क्या होता है? फ्लक्स. और कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो मैं कह सकता हूँ कि अगर E में चेंज है तो मेरे फ्लक्स में चेंज है. अब फ्लक्स में जो चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में वो आपको EMF देता है. वैसे ही कॉन्सेप्ट याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो चेंज आता है phi E, वो हमें जो भी करंट देता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है बच्चा.
कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में जो करंट आएगी वो आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट है। यहाँ से जो करंट चल रही है वो कंडक्शन करंट है, यहाँ से जो चल रहा है वो कंडक्शन करंट है, बट यहाँ पर जो भी आपका करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। ये मेरे को कैसे पता चल गया कि यहाँ पर करंट है? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझिए जो कि मैक्सवेल ने पूछा था एम्पियर साहब से। अगर मैं यहाँ पर चुंबक का एक निडल रख दूँ, इफ आई प्लेस अ मैग्नेटिक निडल ओवर हियर और इफ आई प्लेस अ मैग्नेटिक निडल ओवर हियर, व्हाट विल हैपन? तो बिकॉज ऑफ दिस करंट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो मैग्नेटिक का निडल है तो वाइब्रेट होगा हल्का सा, जैसे एक मैग्नेट के पास में लोहा रखते हैं तो चिपक जाता है। तो यहाँ वाइब्रेट हुआ, यहाँ वाइब्रेट हुआ, यहाँ तो नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कोई वायर है ही नहीं, करंट है ही नहीं, तो वाइब्रेट नहीं होना चाहिए था। बट प्रैक्टिकली देखा गया कि वो हो गया था। तो अगर प्रैक्टिकली वो हो गया था मतलब यहाँ कोई तो करंट है जो ये नहीं है, कोई तो करंट है जो कंडक्शन करंट नहीं है जो उसको हिला रही है, वो है आपके डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब इस इक्वेशन में कुछ गड़बड़ है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऐसा कौन कह रहे हैं? मैक्सवेल कह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कि जो कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में करंट है वही डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब आता है उसका डेरिवेशन जिसका आपको मार्क्स मिलेगा। तो चलिए बच्चा डेरिवेशन आपको समझाते हैं। ये नोट आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, ठीक? ओके, और इंस्टाग्राम पर चिपका दीजिएगा हमको। टेलीग्राम सचिन सर फिजिक्स इंस्टाग्राम आईडी है बच्चा, जहां पर आप ये नोट्स जो साथ साथ में लिखते हैं वो हमको दिखाइएगा कि भैया हमने ऐसे लिखा है। अब आइए देखिए, तो बहुत ही सिंपल है। कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, ऐसे आप लिखेंगे, कोई आपको फेल नहीं कर सकता अच्छे से। तो देखो, इसकी वजह से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव की वजह से भी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो आपका आंसर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? क्यू अपॉन में ए, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। यहां से मैं क्यू को सब्जेक्ट बना लूं, तो क्यू बराबर हो गया ई ए एंड देन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहां तक क्लियर है? फिर से देखिए, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, क्यू बराबर सब्जेक्ट बनाया ई ए एप्सिलॉन नॉट, राइट? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी क्यू अपॉन में डी टी इज इक्वल टू ई ए एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी ए एंड देन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा बच्चा, और डी क्यू बाई डी टी क्या बनता है? करंट। यही आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है, और ये आपका हो गया ई इंटू ए फ्लक्स। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, उस एमसीक्यू को नोटबुक में लिखिए, दैट्स इट, यही आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है। लास्ट में आप ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट इक्वेशन जो कि मैक्सवेल ने निकाला वो करेक्ट इक्वेशन हो गया बच्चा, क्लोज लूप बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई सी प्लस में आई डी। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, when there is no IC but there is ID, that's why we get a magnetic field. According to this equation, when there is IC there is no ID but still because of current we get a magnetic field. बहुत सिंपल, ठीक है? तो ये डेरिवेशन आप याद रख के जाएं, जैसे आपको बताया करके जाएं, जो बोला वो आपको लिख करके लाना है, छोड़ना नहीं है बच्चा। छोड़ोगे तो वही फेल होगा। अगर आप ऐसा इससे रिलेटेड लिखोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती अच्छे मार्क्स आने से, है ना? फेल तो दुनिया किसी जिंदगी में नहीं होगे। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया। चलिए, अब इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक ही पेज पर यहाँ पर लिखेंगे बच्चा, और जितना प्रॉपर्टी लिखेंगे अगर आप उसको कंठस्थ कर गए तो यहीं से आपका एमसीक्यू बन सकता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जो तुम बहुत बार सुने हो, जानते भी हो, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा परपेंडिकुलर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चलता है। जैसे ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, चलो इसको जेड मानते हैं, और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरीके से प्रोपिगेट होता है, ऐसे। अब सर ये क्या है? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई है, ये आपका बी है, तो देखो ई वाई डायरेक्शन में है और बी एक्स डायरेक्शन में। बट वेवा आप देख रहे हैं तरंगवा, हे मालिक, आजकल लाइव बैच में ये बड़ा चल गया बच्चा, ये मालिक मालिक देख रहे हैं ना, ये कैसा सीधा जा रहा है, खटर खटर खट खटर खटर खट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो वेवा ऐसे चलेगा, वोइंग वोइंग। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो वेवा ऐसे चलेगा बच्चा, वोइंग वोइंग। दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑलवेज इन द परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय ई एंड बी। गजब अंग्रेजी मास्टर, हिंदी समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनता प्लेन, वाई और जेड के प्लेन परपेंडिकुलर क्या है? एक्स। तो वेव हमेशा परपेंडिकुलर चलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। ये पहला चीज हुआ, ओके। इसी में बात आती बच्चा, अच्छा हाँ, एक और, ये बी और ये आपका ई के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसी में एक और चीज, कि
कि इनका इक्वेशन क्या होता है, इनका इक्वेशन क्या होता है। तो क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा दिख रहा है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन था बच्चा y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस में kx। तो आपको याद रखना y की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, a माने एम्पलीट्यूड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू, फिर साइन, फिर ओमेगा, फिर माइनस टी एंड देन kx। अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कहाँ है, y डायरेक्शन में, तो j कैप यहाँ लास्ट में लगाएंगे ई वाई और यहाँ लिख देंगे j कैप। ये माइनस एक्स क्या दिखाता है, ये माइनस एक्स दिखाता है कि वेव ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, उल्टा है, कंफ्यूज ना होना। अगर यहाँ प्लस होता तो मैं माइनस एक्स बोलता, उल्टा रहता है। इसी तरीके से बी जेड जो होगा वो बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स एंड देन ये आपका के कैप हुआ, क्योंकि जेड डायरेक्शन है इसलिए के कैप। दुनिया भर के सवाल यहाँ से एज एमसीक्यू आ सकते हैं, वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा ओमेगा क्या है। सो हियर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है, और बाकी तो हो गया। ई नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो बी नॉट है वो है आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एंड देन मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, व्हाट द पॉइंट। चलिए बढ़िया, शानदार। तो ये हमारा पहला हो गया। अब इसी में जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दे दूं, कैसा क्वेश्चन दे सकता हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए तो सामने वाली वीडियो आप देखेंगे, बट फिर भी अभी समझ लीजिए। ओमेगा 40 टी यहाँ लिखा हुआ है, अब 40 टी लिखा हुआ है, मैं टी पूछूं तो ओमेगा 40 है तो टी क्या होगा, ये रहा। ये के है, यहाँ 20 लिखा हुआ है तो के 20 है तो लैम्डा कितना हुआ 2 पाई बाई 20। ऐसे कंपैरिजन से सवाल आते हैं, ठीक। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है बच्चा वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में बी टाइम्स होता है, ऐसा ही बराबर बी सी। तीसरा, इनके पास में एनर्जी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो, वेव ऑलवेज कैरीज एनर्जी। चौथा, जब इनके पास एनर्जी है बच्चा तो ये मोमेंटम भी ट्रांसफर करते हैं किसी जगह पर, जब टकराते हैं उस जगह पर फोर्स भी लगाते हैं और प्रेशर भी लगाते हैं। तो अब बात आती है तीनों का इक्वेशन बताओ। तो इसमें आप अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को याद कर लो, E बराबर क्या होता है mc स्क्वायर, यहीं से मिल गया pc। सर p कैसे आया, p माने मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि c का स्क्वायर है। अरे भले वो स्पीड ऑफ लाइट है बट हुआ ना स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी दैट कम्स टू मोमेंटम। अब यहाँ से p को सब्जेक्ट बनाओ तो p बराबर क्या हुआ E डिवाइडेड बाई c, करेक्ट ना। तो अब देखो p आपका मोमेंटम हो गया, मोमेंटम यही चाहिए तो E बाई सी। लेकिन अगर मैं मोमेंटम अपॉन टाइम कर दूं तो मेरे लिए फोर्स है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज इक्वल टू E अपॉन सी एंड देन टी, दैट्स इट। और फोर्स को मैं एरिया से डिवाइड कर दूं तो मुझे प्रेशर मिल जाएगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू E अपॉन सी टी एंड देन ए, दैट्स इट। तो ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी। इसके साथ बच्चा आप ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपिगेशन के परपेंडिकुलर है या मैग्नेटिक फील्ड प्रोपिगेशन के परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री पर है। जब भी ऐसा कभी भी हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो ऑसिलेट कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहा है वो प्रोपिगेशन से 90 डिग्री पर हो, इसे हम कैसा वेव कहते हैं बच्चा, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव। तो ये अभी आपका एमसीक्यू बन सकता है कि इसका जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है, करेक्ट। चलिए तो इतनी बातें समझ में आ गई हमें। अब नंबर 6 पर चलते हैं। नंबर 6 है बच्चा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखिए स्पीड जो होता है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है। ये कई बार सीबीएसई में भी पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जामिनेशन में, इवन नीट में भी पूछा है कि व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एंड देन एप्सिलॉन नॉट। तो यार 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट तो सी है ना, और सी स्पीड ऑफ लाइट है, तो क्या होगा मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट, या फिर मीटर का क्या होता है L1 t पावर -1, दैट्स इट, दैट इज योर फाइनल आंसर। लेकिन अगर किसी मीडियम में है तो यही इक्वेशन 1 अपॉन क्या बोला जाएगा बच्चा, ये इक्वेशन बोला जाएगा 1 अपॉन म्यू एंड देन एप्सिलॉन, दोनों को भाग करेंगे तो c अपॉन v आएगा, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं n, एंड ये हो जाएगा 1 अपॉन में म्यू अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। समझ में आया कि नहीं। ये दोनों को जब आप डिवाइड करिएगा मालिक तो क्या आएगा, तो जब आप c अपॉन v करेंगे बेटा तो ये जो म्यू है ऊपर आ जाएगा, और इसी को हम म्यू आर कहते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी, और ये आपका कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिवीजन चल रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आई होप यू पीपल हैव वॉच माय प्रीवियस सेशन। जब तक प्रीवियस वाला नहीं देखोगे तो आपको लगेगा कैपिटल के क्या है, जबकि कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, करेक्ट। तो ये हो गई आपकी छठी प्रॉपर्टी। अब 7वीं प्रॉपर्टी देखिए।
सातवीं प्रॉपर्टी ये कहती है बालक कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। एनर्जी डेंसिटी, देखिए एनर्जी डेंसिटी मतलब, क्योंकि इसके अंदर तो टोटल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो दोनों का फॉर्मूला आपको सोचना पड़ेगा। और पढ़े भी चुके हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E²/2ε0, और इसका होता है बच्चा B²/2μ0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों सिनुसॉइडल तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में हमने देखा था ERMS बराबर IM/2, तो ये है आपका RMS ही। हम B की जगह क्या लिख सकते हैं, हम B की जगह बच्चा लिख सकते हैं E/c, और जो हमारा C² था वो था μ0ε0। कहाँ से आया सर, ये देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आपका अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ से आप बच्चा μ0 को सब्जेक्ट बनाइए, विच इम्प्लाइज दैट μ0 इज इक्वल टू 1/c² एंड देन ε0। अगर हम μ0 को उठा के यहाँ पटक दें तो हमारा आंसर आएगा E²ε0/2 प्लस B² की जगह E²/c² हो गया ना, E²/c² इंटू ये 2, फिर ये μ0 है 1/c² एंड देन ε0। देखो ये कट गया, ε0 ऊपर जाएगा, क्या आएगा ये, ध्यान से बच्चा एकदम ध्यान से देखिए, ये ε0 ऊपर जाएगा तो ये हुआ E²ε0/2, तो ये आधा मतलब पूरा 1 हो जाएगा, यानी आंसर हो गया E²ε0। इसे RMS समझें। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर एनर्जी डेंसिटी पूछे, दिस इज द फॉर्मूला। ये आपके एमसीक्यू में हो सकता है, या आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इफ द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी। तो हमको ई मैक्स पता है, फॉर्मूले में ई आर एम एस है। ई आर एम एस क्या होगा, ई मैक्सिमम डिवाइड बाई √2 का होल स्क्वायर। बन गया सवाल, है ना। सवाल एमसीक्यूज के जो बच्चा है उसको रटोगे तो नहीं होगा, उसको समझ लो, जो मैंने आपको समझाया यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नंबर 8 है कि इंटेंसिटी अगर आपको इस चैप्टर में पूछता है तो उसके कुछ ही फॉर्मूला है। जैसे हम हमेशा सिखाते हैं, कोई भी टीचर आपको इंटेंसिटी देगा तो आप फेल नहीं होने वाले हो यार। इंटेंसिटी माने ताकत, आप पास हो जाओगे। तो आई बराबर क्या होता है, P/A। ठीक है, आई बराबर क्या होता है, P/A। ओके चलो, तो पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी अपॉन में टाइम। एनर्जी क्या होता है, HF NHF। N क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, H प्लैंक कांस्टेंट, और F फ्रीक्वेंसी है, प्लैंक कांस्टेंट 6.625 10⁻34, एंड देन T एंड देन A। रट गया बच्चा दिमाग में, ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखिए, I बराबर ρc। व्हाट इज रो, एनर्जी डेंसिटी, एंड व्हाट इज C, स्पीड ऑफ लाइट। दैट्स इट। नंबर 9 से दुनिया भर का एमसीक्यू पूछा है कि डायरेक्शन कहाँ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन होता है E×B में। क्या मतलब है सर इसका, इसका मतलब है कि अगर ये I कैप है, ये आपका J कैप है, तो I×J का रिजल्ट K कैप होता है। वो बच्चे जो 11th नहीं पढ़े हैं, 11th बर्बाद हो गया है, ऐसे खाली वीडियो देखते हैं, उनको हम पढ़ा देते हैं। भैया हम पढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। समझने वाले बच्चा लोग समझ गए। सो I×J, बेटा ये सीक्वेंस याद रखो, I×J में जाइएगा तो K कैप, J×K में जाइएगा तो I कैप। दैट मीन्स अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो I×J बचा हुआ क्या है, K, तो ये आपका आंसर है। लेकिन अगर J×K गए तो उल्टा हो गया, तो बचा हुआ क्या है, -K। क्यों, माइनस उल्टा गए इसीलिए। तो बस अब ये ध्यान रखना है। यहीं पर आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें हैं जो आपको किताब खोलनी पड़ेंगी, जो मैंने हमेशा बताया है वीडियोस में। NCERT जब ये चैप्टर एंड होने लगा है तो वहाँ पर रेडियो वेव, माइक्रोवेव, गामा वेव, विजिबल, है ना, जितने भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर वेव के रेंज हैं, इन सब का एप्लीकेशन आपको याद करना है। जैसे रडार में क्या यूज़ होता है, माइक्रोवेव का रेंज क्या है, रेडियो वेव का रेंज क्या है, तो ये आपको वो टॉपिक्स जो है देखना है ना। तो वो टॉपिक्स देख करके उसको ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा और वहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, गारंटेड बनते हैं। हम बता रहे हैं ना बच्चा, बता रहे हैं मालिक, अगर कर गए ना आराम से हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए, तो एक चैप्टर तो हम लोग ले डूबे। अब आते हैं भाई, ये लाइक वालों को बहुत ही ज़्यादा डराता है। भाषा हमारी थोड़ी ऐसी हो गई है बच्चा, क्या करें, लेकिन बहुत प्यारी लैंग्वेज नहीं है ये वाली जो हम अभी बोले, ए मालिक, ठीक है। चलिए रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स में हम पीछे से आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। पीछे से एक्सप्लेन करने का मतलब
इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना वो पीछे से ही आते हैं। पीछे से आते हैं इसका क्या मतलब है सर? जैसे ऑप्टिक्स में आपका प्रिज्म हो गया, फिर सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, है ना। तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। तो हम आपको पहले वो समझाते हैं, उसका डायग्राम सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे इधर आते हैं मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, अपेरेंट डेप्थ में। बट ये बच्चा 6 से 7 मार्क्स का चैप्टर है। अब अगर पहली बार आप पढ़ रहे हो तो 6 से 7 मार्क्स में प्रयास करना कि 3 से 4 आपके आ जाएं। और जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं गारंटेड 6 से 7 मार्क्स, एक न्यूमेरिकल पक्का, एक डेरिवेशन पक्का, हर एक चीज आपको समझाता हूं। आइए चलिए बच्चा देखिए, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहां से पक्का क्वेश्चन आ ही जाता है यार, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल मैं आपको सेपरेट वीडियो में सिखा ही रहा हूँ, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट पक्का कर लीजिए, बिकॉज अगर आप यहाँ कॉन्सेप्ट पक्का कर लेंगे बाबू तो सवाल आपके लिए आसान है यार। मैं हमेशा कहता हूँ, और मेरे नीट की स्लाइड्स हैं, बहुत बेहतरीन स्लाइड्स हैं। चलिए देखते हैं, समझते हैं। अब इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप आपके सिलेबस में है, आ सकता है। डेरिवेशन बहुत ध्यान से देखिए। देखिए माइक्रोस्कोप का काम होता है कि किसी भी चीज़ को, छोटा जो चीज़ है उसको बड़ा करके देखना। आप देखते हो माइक्रोस्कोप बायो वाले लैब में टीचर्स अक्सर वो स्लाइड ब्लड वाला जो होता है, या पत्तों फूल पौधे के कुछ होते हैं, उनका जो भी नमूना होता है, एग्जाम्पल्स होते हैं, उसको देखने के लिए यूज़ किया जाता है। या फिर बचपन में आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास, आप ऐसे रख करके सूर्य भगवान के सामने रखते हो, फिर इसे चिट्ट से आपकी चमड़िया जो है जर जाती है, तो आपको बहुत तकलीफ होता है और आपको बड़ा आनंद आता है जिसका आप जराते हो ऐसे करके, रुक रुक तेरे को जराता हूँ, ऐसा किया होगा बचपन में आपने। तो मैग्नीफाइंग लेंस ही है बेसिकली। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा बच्चा कि अगर मैं अपने नेक्ड आई से, मतलब नॉर्मल आई से, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखूंगा जिसकी हाइट h है, तो ये जिस हाइट तक मेरे आंखों में बिना स्ट्रेस के मैं देख पा रहा हूं उसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन। ये फिक्स होता है 25 सेंटीमीटर। फिर से सुनिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं उसको अपने आंखों के पास लाइए। जब आप लाएंगे तो देखिए एक डिस्टेंस के बाद ना आपकी आंखों पर बहुत स्ट्रेस महसूस होगा, तो वो डिस्टेंस, अब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको पता भी होगा, नहीं पता तो फिर से समझा दिए। 25 सेंटीमीटर की मिनिमम दूरी जहां तक इंसान किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकता है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन है विदाउट फीलिंग स्ट्रेस ऑन आईज। तो ये ऑब्जेक्ट ने आंखों पर यहाँ पर एंगल बनाया अल्फा, हम इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट के द्वारा बनने वाला एंगल। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं, तो मैं इस ऑब्जेक्ट और आइस के बीच में यहाँ पर एक मैग्नीफाइंग लेंस, जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, वो रख दूंगा। फील आया? ठीक है, ये रहा मेरा वो ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट h थी, ये रहा फोकस ऑफ दिस लेंस, और ये हमारी आइज है। अच्छा देखिए एक और चीज, फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर हो, बट इन्होंने सी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ और ओ के बीच में हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा है, हमने रखा है। अब बच्चा यहीं पर समझ लीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेस ऑब्जेक्ट से पास कराइए, 2 रेस। तो पहली वाली रेस ऐसे गई। अब नियम ये कहता है कि जो भी रेस पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, जो भी रेस पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से गुजरती है। याद हुआ? ठीक है। जो भी रेस डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे वो रिफ्रैक्ट ही नहीं होती है, ये नियम है। तो दोनों रेस ऐसे जा रहे हैं, दूर हो रहे हैं, अभी कभी मिल ही नहीं सकते। तो अगर हम यहां से अपनी अखिया से देखेंगे तो हमको लगेगा ये रेस ससुरा कहीं से तो आ रहा है, ये रेस तो ससुरा कहीं से आ रहा है बच्चा। ठीक है। सो नाउ दिस रेस आर डाइवर्जिंग, डाइवर्ज हो रहा है, मतलब ये यहाँ कहीं से आता हुआ हमें आभास होगा। वी विल फील लाइक दैट इट इज कमिंग फ्रॉम सम प्लेसेस। तो अगर पीछे यहां से आ रहा है, इसका मतलब यही इस ऑब्जेक्ट का जो है इमेज है। समझ गए बच्चा? अब हमें पता कैसे चला कि ये इमेज है? तो जब रिफ्रैक्टिंग रेस डाइवर्ज होती है तो वो हमारा वर्चुअल इमेज होता है। तो दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब आप देख सकते हैं हाइट इतना था, हाइट h डैश बड़ा हो गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था u, और ये हमारा इमेज डिस्टेंस था जो कि v बराबर डी के हो सकता है। बात आ गया डायग्राम समझ में? तो इसी डायग्राम का मेन मार्क्स है। इसका डेरिवेशन शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले मैग्निफिकेशन जानना है, और वो भी एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है एंगल मेड बाय इमेज, इमेज ने जितना एंगल बनाया अपॉन ऑब्जेक्ट ने जितना एंगल बनाया। जनरली मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, बट यहां पर हमें क्या रखना है बच्चा, एंगुलर मैग्निफिकेशन, बिकॉज दिस इज एंगुलर मैग्निफिकेशन, राइट। तो देखिए ध्यान से, एंगल मेड बाय इमेज, इमेज ने कितना एंगल बनाया, ये रहा बीटा। क्या मैं इसे tan बीटा कह सकता हूँ? हाँ, tan थीटा, थीटा के बराबर होता है। और ऑब्जेक्ट ने कितना बनाया, तो tan अल्फा। अब ध्यान दीजिए, tan अल्फा का वैल्यू क्या है, h अपॉन डी, h अपॉन माइनस डी। माइनस डी क्यों आया? क्योंकि ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे निकल रही है, दिस इज इनकमिंग रेज, और ये है आपका अपोजिट डायरेक्शन,
यहाँ से मापेंगे तो -d होगा। कुछ बच्चों को साइन कन्वेंशन नहीं पता होगा, गलती मत करना, राइट साइड प्लस होता है, लेफ्ट साइड माइनस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑब्जेक्ट से रेज निकलती है आईज, लेंस, मिरर की तरफ, उसे हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और डिस्टेंस मापने के लिए जब हम उधर आते हैं, अब गेंस हो गया तो माइनस हो गया, ठीक है। अब बीटा देखिए, तो जो tan बीटा है बच्चा वो क्या है, tan बीटा है आप लोगों का, यहाँ हम गलत लिखे क्या जी, tan अल्फा बराबर h अपॉन डी ना है। अच्छा ये h हमको u जैसा दिख रहा है, हमारा h और ये बताइए बहुत खराब हो जाता है, h अपॉन -d। हाँ तो h अपॉन में क्या हो गया बच्चा, h अपॉन में u भी तो क्या होगा माइनस में, तो ये देखो h से h कटा, ये आ गया d अपॉन में u, राइट। एक समझोगे दो अपने आप आ जाएगा। दो कौन सा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहली बार भी जो बच्चा पढ़ रहा है उसे प्यार हो जाएगा हमारे साथ टॉपिक के साथ। चलिए अब ये हो गया, अब हम दो केस बनाएंगे। केस नंबर 1, हम चाहते हैं कि हमारी इमेज इन्फिनिटी पर मिले। इमेज अगर इन्फिनिटी पर, क्वेश्चन में पूछता है इमेज एट इन्फिनिटी, तो अगर इमेज इन्फिनिटी पर हो तो लेंस फॉर्मूला लगाइए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, लेंस फॉर्मूला है। इमेज इन्फिनिटी पर है सो 1/f 1/infinity माइनस 1/u। u आपका क्या है बच्चा, इस तरफ है ना ऑब्जेक्ट, तो या तो आपका माइनस ही हो जाएगा, और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव ही रहता है, ये आपका 0 हुआ, यानी कि u बराबर क्या है f। अब आप को ये याद भी हो जाना चाहिए कि जब हमारा u f पर होता है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। आ गया u बराबर f, तो अगर u बराबर f आ गया तो यहां रख दो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 m किसके बराबर आया, d अपॉन एफ की। ये फॉर्मूला सिंपल माइक्रोस्कोप में तब और तभी लगाइए, d बाई एफ एक एमसीक्यू बन सकता है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन, आंसर इज 1। कैसे पता चला, d बाई एफ। बट कब, जब बोले इमेज एट इन्फिनिटी तब, इमेज एट इन्फिनिटी बोले तब, लेकिन अगर ना बोले कुछ और बोले तो कुछ और बोलेगा तो कुछ और चीज होगा। यहीं पर ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बच्चा। दूसरा केस जो है केस नंबर 2, हम चाहते हैं कि हमारी जो इमेज है वो LDMDV पर बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर बने, यानी कि जो v है आपका वो -d हो गया, u आपका माइनस में u ही है, ये जो आपका v है ना वो d पर आ जाए, इस पर आ जाए, मतलब 25 सेंटीमीटर पर आ जाए। तो इस परिस्थिति में 1/f देखिए क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u, करेक्ट बात, ओके। तो 1/f इज इक्वल टू -1/d प्लस 1/u, यानी यहां से 1/u इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/d, करेक्ट ना। तो u बराबर क्या हो गया, fd अपॉन में f प्लस d, ये आया हमारा u। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ये लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, जो कि था m बराबर में d अपॉन में, साथ साथ में लिखते रहो बच्चा, प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम में जितने भी दिन बचे हुए हैं आप इन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से अपना फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। u की वैल्यू रख दी हमने fd अपॉन में f प्लस d, d से d कट गया तो f प्लस d अपॉन में f हुआ। डिनोमिनेटर में जो होता है बारी बारी से वी कैन डिवाइड, सो f अपॉन f प्लस d अपॉन f, सो f कटा 1 प्लस d अपॉन f आया। कि क्या मैं बागेश्वर सरकार की क्यों एक्टिंग कर रहा था, नहीं हुआ मेरे से। उनके कई सारे प्रसिद्ध वीडियोस में हमने देखा है कि हमारे जो बागेश्वर धाम सरकार वाले जो महाराज जी हैं, काफ़ी कम एज है यार, काफ़ी लोकप्रिय हैं, तो वैसे ही हंसते ना, हाथ न कटा। हाँ अब थोड़ा सा सही हुआ, जय हो जय हो जय हो। m इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन में f बच्चा, दिस इज बाबा एसएसपी का दरबार, राइट। तो ये कब लगेगा, जब हमारी इमेज कहाँ हो, LDMDV पर हो, और d अपॉन f कब लगेगा, जब इमेज इन्फिनिटी पर हो, ठीक। लेकिन अब हम बात करेंगे बच्चा ऑप्टिकल, ये तो देखो यहाँ पर भी हमने रख दिया है स्लाइड ताकि आपको काम हो जाए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डेरिवेशन आ सकता है या इसका न्यूमेरिकल आता है। एक आपके NCERT के अंदर 11वां नंबर का एक्सरसाइज का सवाल है, जरूर कर लेना, हमने चैनल पर डाला भी है पूरा NCERT का सॉल्यूशन। आप प्लेलिस्ट टटोलो बच्चा, प्लेलिस्ट में सब कुछ है, ठीक है ना, आपको खाली बस देखना है। आइए सबसे पहले डायग्राम देखिए। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यार दो लेंस होता है, एक ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और एक आंख की तरफ होता है उसको आई लेंस कहते हैं। आप देख के ही पता लगा सकते हो कि आई साइड की लेंस ज़्यादा बड़ी है, रखा ही जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आईज के तरफ का लेंस बड़ा होता है, फोकल लेंथ भी ज़्यादा होता है,
और ऑब्जेक्ट की तरफ का लेंस छोटा होता है क्योंकि हम किसी छोटी चीज को देख रहे होते हैं। यहाँ पर समझिए ये इमेज डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस का, u जो है आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। fo जो है ऑब्जेक्टिव का फोकस पॉइंट है, और यहीं कहीं पर आपका fe होगा, fe यहाँ कहीं पर हो सकता है, हमें भी नहीं पता, यहाँ कहीं पर fe है, यानी कि आई पीस का फोकल लेंथ। अब मैंने आपको पहले ही सिखाया किसी भी ऑब्जेक्ट से इमेज बनाना है तो कम से कम 2 रेज उसमें से पास करो। एक रेज पैरेलल जा रही है तो फोकस से गुजरते हुए जाएगी, दूसरी वाली ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो रिफ्रैक्ट ही नहीं होगी, सीधी चली जाएगी। दोनों यहाँ मिले तो ये हो गया आपका बी का इमेज बी डैश। लेंस के केस में हमेशा बच्चा एक कहानी याद रखिए कि पहले वाले ऑब्जेक्ट से मिलती इमेज, अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, तो ऑब्जेक्ट से तो रेज लेंस की तरफ जाती है, करेक्ट, ये लेंस की तरफ जा रही है, और ये ऐसे जाकर के सीधी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, और जो देखिए पैरेलल है वो फोकस से होकर के गुजरेगी। तभी तो आप बोलते हो कि जब आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हो तो फोकस करो फोकस करो। तो अगर आपकी अखियाँ खूबसूरत सी चुड़ैल वाली, हमारी हमेशा चुड़ैल वाली बन जाती है, बट ये खूबसूरत आंखें हैं, ये अखिया को लगेगा कि रेजवा जो है यहाँ कहीं से आ रहा है ससुरा, तो अगर ये रेजवा को हम पीछे की तरफ ऐसे मिला दें, यानी कि डाइवर्जिंग रेज है, तो यहाँ पर देखो इस इमेज का बड़ा सा इमेज बन गया। अब आपको मेन थियरी लिखने आनी चाहिए, आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कम होता है, आई पीस का आई लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है। द फर्स्ट इमेज विच वी गॉट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट will be the inverted and magnified. Now this image will act like a object for this eye lens, so hence we get the magnified image of this image which we got from the objective lens. ठीक है, इसके डेरिवेशन में खास हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जो आपका मैग्निफिकेशन दो लेंस है तो उसका कॉम्बिनेशन होता है बच्चा इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन, यानी m बराबर mo इंटू me, दो लेंस है तो हमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब आगे सर, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, तो पहले वाले के लिए इमेज डिस्टेंस vo है ऑब्जेक्टिव के लिए, और u तो आपका uo ही है ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। फिर इंटू me, me के लिए लिखेंगे हम ve, me के लिए यानी आईपीस का जो फाइनल इमेज है, देखिए आईपीस का फाइनल इमेज क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा है, तो हम यहां पर d कह दें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। और फिर ये क्या था, UE था, अरे होता है V बाई U, तो U किसका, I का ना, इसीलिए हम यहाँ UE लिखेंगे। ये मेरा समीकरण नंबर 1। अब दो केस पहले जैसा ही, केस 1 पूरा 3 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएगा बच्चा। केस 1 क्या केस आएगा, केस आएगा कि अगर मेरी इमेज इंफिनिटी पर है तो UE क्या है, FE है, v बराबर अगर इंफिनिटी हो तो UE FE होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन हमारा जो मैग्निफिकेशन हुआ VO अपॉन में UO एंड देन D अपॉन में बच्चा क्या हो जाएगा, FE। ये हो गया पहला इक्वेशन, तो पहला केस। केस 2 हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं बच्चा, समय बचाने के लिए आप लोग का, आपका रिवीजन बढ़िया हो इसीलिए आपको पूरा स्लाइड में लिखे भी हैं, ये देखो यहाँ सब कुछ है। केस 2 है बेटा, इमेज कहाँ चाहिए हमें, LDMDV पर। जब हमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर चाहिए होता है तो हमने अभी अभी देखा कि जो हमारा UE है वो FED अपॉन F प्लस D है, बस खाली यहाँ आई पीस लगाएंगे। सो UE बराबर FED अपॉन FE प्लस D, इसको उठा करके वहां सेट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 VO अपॉन में UO इंटू D, और UE जो है बच्चा वो आपका है FED एंड देन FE प्लस में D, करेक्ट सर। तो ये D से D मर गया, सो VO अपॉन में UO, देखो FE से FE कटेगा तो 1 प्लस D अपॉन में FE। तो ध्यान से कब फॉर्मूला लगाना है वो चीज़ आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए, रटोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिजिक्स इज वंडरफुल सब्जेक्ट, ट्रस्ट मी यू विल बी इन लव विद फिजिक्स। आप खुद ही लिखेंगे कमेंट सेक्शन में कि सर यस फिजिक्स से प्यार हो चुका है, अपने वाले को भूल चुके हैं, नाउ वी आर इन लव विद फिजिक्स। ये इक्वेशन तब लगाओ जब इमेज कहाँ चाहिए, इन्फिनिटी पर नहीं, LDMDV पर। ये कब लगाइए, जब हमें चाहिए इन्फिनिटी पर। तो ये दो टॉपिक हुए, ये पूरा डेरिवेशन है, ये मत करिएगा, ये JEE नीट के लिए आता है, बस यहाँ तक ही है,
ठीक है। हाँ, इसी में दो और चीज होता है बच्चा, इसी में एक और चीज होता है, ट्यूब लेंथ क्या है। जैसे पहला केस है, इस केस के अंदर पूछे ट्यूब लेंथ क्या है, मतलब इमेज अगर आपकी इन्फिनिटी पर है तो ट्यूब लेंथ क्या है। ट्यूब लेंथ का मतलब होता है दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस, VO प्लस UE। UE किसके बराबर है, इन्फिनिटी पर इमेज आ रही है तो FE के बराबर। तो ट्यूब लेंथ क्या हुआ, VO प्लस FE। सेकेंड केस, इमेज कहाँ है, LDMDB पर, तो ये UE ही हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, VO प्लस UE विल बी द ट्यूब लेंथ। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए अब तीसरे पर बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर। बच्चा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज कहाँ होता है, तारों को देखने के लिए, ग्रह को देखने के लिए, चंद्रमा को देखने के लिए। काफी दूर से जो है लाइट आती है, तो जब भी कोई डिस्टेंस से लाइट आती है तो वो हमेशा पैरेलल होती है। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एक मेजर डिफरेंस बिटवीन द क्या कहते हैं हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड दिस, द मेजर डिफरेंस इज कि इसमें ऑब्जेक्ट की तरफ का लेंस बड़ा होता है, क्योंकि उसको ज़्यादा साइज के जो लाइट, मतलब बहुत बड़े जगह से लाइट आ रहा है ना, जितना ज़्यादा कैप्चर करेगा वो उतना ही अच्छा इमेज दे पाएगा, शार्प इमेज दे पाएगा। तो इसीलिए ये बड़ा रहता है और आई साइड का छोटा होता है। तो देखिए सब पैरेलल आई, तो जब सब पैरेलल आती हैं तो वो कहाँ मिलती हैं, वो मिलती हैं बच्चा फोकस पर। ये देखो फोकस पर मिल रही हैं। ये कौन सा है, FO, मतलब ऑब्जेक्टिव का फोकस मिल गए। नाउ दिस विल एक्ट लाइक अ इमेज फॉर दिस लेंस, और यहाँ से सारी रेस जाएंगी, ये सीधी सीधी चली जाएगी, ये यहाँ से गई, ये यहाँ से गई, ये यहाँ से गई। तो अपनी आंखों को लगेगा कि यार ये जो लाइट है यहाँ कहीं से आ रही थी और यही हमारा वो इमेज है। यहाँ पर भी सेम डेरिवेशन है। अगर मुझे मैग्निफिकेशन चाहिए तो एंगल ऑफ इमेज, इमेज ने जितना एंगल बनाया अपॉन एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ने जितना एंगल बनाया, दोनों का जो रेशियो है बच्चा वही हमारा मैग्निफिकेशन है। तो एंगल ऑफ इमेज अपॉन एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो पिक्चर क्लियर, ठीक है सर, आनंद आया यहाँ तक। अच्छा, अब हम एंगल ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो देखिए इमेज ने कितना एंगल बनाया है, बीटा। मैं इसको tan बीटा समझू और इसको समझता हूं tan अल्फा, ठीक है। अब बीटा को देखिए तो tan बीटा इज इक्वल टू दिस, ये जो भी है h मान लो उसको, h अपॉन में दिस, ये क्या है बच्चा UE, नीचे अल्फा, tan अल्फा बराबर दिस h सामने का साइड अपॉन में दिस, ये क्या है FO है। समझ में आया। तो h अपॉन UE इंटू FO अपॉन में h से h मर गया, तो FO अपॉन में UE क्या आया, FO अपॉन में UE। अब यहां पर भी हमें दो केस दिखाना है। पहला केस सेम, इमेज को कहां ले जा रहे हैं आप, इन्फिनिटी पर, तो आपका जो VE है वो क्या हो जाएगा बच्चा, जो VE है वो इन्फिनिटी है और जो UE है वो आपका क्या है, FE है। तो मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला फॉर दिस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज इक्वल टू FO अपॉन FE। हाँ, टेक्स्ट बुक में माइनस हो सकता है, माइनस आने के पीछे का कारण है कि ये तो पॉजिटिव है लेकिन जो UE है वो इस तरफ है ना, इसलिए वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। चमका, ठीक। तो ये हो गया। दूसरा, इमेज को हम कहाँ चाहते हैं, एट LDMDV। तो अगर हम इमेज को यहाँ चाहते हैं तो जो हमारा मैग्निफिकेशन हुआ वो क्या है बच्चा, इक्वेशन देखो, FO अपॉन FE, सॉरी UE, और UE क्या है, FED अपॉन FE प्लस D। ये हम पहले ही डिराइव करके बताए ना, हाँ ये वही चीज है। तो अब आप क्या करिए, FE से डिवाइड कर दीजिए या D से डिवाइड कर दीजिए, जिससे आपको डिवाइड करना है कर दीजिए। सो FO अपॉन FE जब आप D से भाग करिएगा तो 1 प्लस FE अपॉन में D आएगा। तीनों फॉर्मूले को एक साथ कॉपी पर लिखिए और इसको रिवाइज करिए, नहीं तो गलत होगा। चलिए, तो ये तीनों चीज जो है हमने पार कर लिया। इसके अलावा एक कैसेग्रेन टेलीस्कोप होता है बच्चा, इसको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसको भी समझ लीजिए। इसका डायग्राम देखिए क्या होता है कि इसके अंदर ना इस तरीके से एक कॉनकेव मिरर होता है। अब यहाँ से लाइट ऐसे आती है, कॉनकेव मिरर पे टकराती है तो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर के वो यहाँ मिले उससे पहले ही ना इसको यहाँ से पास कराते हैं कॉन्वेक्स मिरर से।
तो वो यहाँ गिरने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे। दूसरी वाली रेस ऐसे गई, पैरेलल है, टकराएगी, यहां जाएगी। ओहो मेरे से डायग्राम थोड़ा गलत बना, वेट वेट वेट, हाँ यहां जाएगी, यहां मिले उससे पहले ही वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पर कोई सारे के सारे रेस मिल रहे हैं। अगर यहां मैं एक लेंस लगा दूं जो कि मेरा कॉन्वेक्स लेंस हो और वो फोकस पे गिरे, इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर गिरे, तो रिफ्रैक्शन के बाद ना ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और यहाँ पर आपकी खूबसूरत सी आंख समझ लीजिए, तो आपको आंखों को लगेगा कि वाह कहीं से तो ये आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कोई डेरिवेशन नहीं है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जैसा ही है। लेकिन एक आपको होमवर्क देते हैं बच्चा, अभी आप गूगल करिए, गूगल बाबा से पूछिए 4 पॉइंट्स और 4 डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। देखते हैं कौन कौन मेरा लाल बल गोपाल ये करेगा। करोगे ना, गूगल बाबा से पूछो, ये होमवर्क है, फटाक से और चारों पॉइंट को एकदम चट कर जाओ, क्योंकि ये बोर्ड में आ चुका है, किताब में नहीं है बट बोर्ड में आ चुका है। डिफरेंस बिटवीन टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल एंड देन रिफ्लेक्टिंग। चलिए यहां तक बात आ गई समझ में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कितने टॉपिक पढ़े हमने, 1 2 3 4 4, ये 5वां टॉपिक आया आपका। ये है बच्चा कंप्लीट प्रिज्म। 5वें में हम पूरा प्रिज्म के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखो प्रिज्म में वो एंगल वाली बात यार, डायग्राम समझ लो फट से। ये प्रिज्म हो गया, ये आपका प्रिज्म एंगल है। प्रिज्म एंगल किसे कहते हैं, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल होता है उसी को प्रिज्म एंगल बोलते हैं। ये ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए, स्ट्रेट नहीं जाता। ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन की तरफ ये बेंड हो गया, फिर ये वापस ऐसे नॉर्मल लाइन, अब इसको स्ट्रेट जाना चाहिए, स्ट्रेट नहीं जाता, ये वापस ऐसे डेविएट हो गया। ये वाली जो एंगल है इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। ये आपका इमर्जेंट एंगल है, ये आपका रिफ्रैक्शन 1 है, ये आपका रिफ्रैक्शन 2 है, पीछे की तरफ गए, ये नेट डेविएशन है, ये पहला डेविएशन, ये दूसरा डेविएशन डेल्टा 2। अब आप ध्यान से देखेंगे तो कई बार आपको सिखाया बच्चा कि यहां पर बन रहा है एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एल। तो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ए एल में आमने सामने के एंगल मस्ट बी 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस एंगल पी एल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एक ट्रायंगल देखिए पी क्यू एल, तो इसमें ये तीनों का सम होना चाहिए 180। तो R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा, देखिए R1 प्लस R2 प्लस पी एल क्यू मस्ट बी 180। ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन का 1 और 2 सेम है बेटा, इसीलिए इनका LHS भी सेम होना चाहिए। तो हम लिखेंगे A प्लस एंगल पी एल क्यू इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल पी एल क्यू। क्या कट रहा है बाबू, ये पी एल क्यू से पी एल क्यू मर गया, तो क्या बचा जी, A बराबर R1 प्लस R2। इसे आपको इक्वेशन समझ लीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा जो एंगल है वो किसके बराबर है, आई के बराबर ही तो है। तो मैं क्या समझ सकता हूं, मैं ये समझ सकता हूं कि आई बराबर डेल्टा 1 प्लस R1। तो जो R1 है वो I माइनस डेल्टा 1 है। इसी तरह से अगर ये E है तो ये पूरा का पूरा E है कि नहीं है, यस सर। तो व्हाट शुड बी राइट, हमें क्या लिखना चाहिए, E इज इक्वल टू डेल्टा 2 प्लस R2। भाइयों बहनों, माना कहा, समझ में आया, क्या बात है, मोदी जी भी आ गए। तो कहाँ चले, हाँ। तो R2 बराबर हो गया E माइनस में डेल्टा 2। R2 बराबर क्या हो गया बच्चा, E माइनस में डेल्टा 2। और R1 बराबर क्या हो गया बच्चा, I माइनस में डेल्टा 1। हम दोनों ही वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में रख देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, चलिए तो A बराबर हुआ I माइनस डेल्टा 1 प्लस E माइनस डेल्टा 2। तो I प्लस E माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, माइनस कॉमन कर दीजिए। और ये किसके बराबर है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, वेरी इजी। ये ट्रायंगल आप देख ही रहे हैं, इस ट्रायंगल में देखिए डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो ये आपका किसके बराबर हुआ, डेल्टा के बराबर, राइट बच्चा। सो माइनस डेल्टा इधर आ गया, तो ये हो गया A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E। ये आपका प्रिज्म का एक और फॉर्मूला, एक और मतलब ये पहला ही फॉर्मूला है, A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E। सवाल बनते हैं इससे, गलती मत करना, राइट ना, ठीक है। अब प्रिज्म से एक और चीज समझिए,
प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है, डेरिवेशन आता है, बहुत बार आ चुका है बच्चा, तो एकदम ध्यान से करते हैं। सर इसे क्यों रेफर कर रहे हो, हमारे को नोट्स नहीं मिलेगी क्या? नोट्स बच्चा मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, देखिए जादू, देखिए ये देखो, हिचके हूँ, हिचके हूँ, डन। चलो, तो अभी हमें क्या निकालना है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले एक ग्राफ याद रखिए। ग्राफ है ये है बच्चा कि अगर हम आई वर्सेस ई का एक डायग्राम बनाए, आई वर्सेस डेल्टा का एक डायग्राम बनाए, डेल्टा वर्सेस आई का एक डायग्राम बनाए, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। मतलब डेल्टा जो होता है मिनिमम हो जाता है जब हमारा आई बराबर ई होता है। देखो ना, डेल्टा मिनिमम है, और वो कब होता है, जब आई ई के बराबर है। ये मैंने कह रहा हूँ प्रैक्टिकल कह रहा है, तो आपको इसको सीधा कंठस्थ कर लेना है कि हाँ यार आई बराबर ई। तो इससे क्या फर्क पड़ा प्रिज्म के इक्वेशन पर, देखो क्या फर्क पड़ा, ए प्लस डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू आई प्लस ई, ये दोनों सेम हो गए, यानी ए प्लस डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2i, करेक्ट। सो हमारे लिए जो i है वो है a प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इंसिडेंट एंगल। ठीक, अब क्या करेंगे, p और q पर हम स्नेल का नियम लगाएंगे। उल्टा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ यही समझ लो बच्चा। स्नेल का नियम कहता है n1, बोलो बोलो, n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r1। एंगल भी कहां से लेंगे, एंगल भी नॉर्मल से लेंगे। n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r1, ठीक है। p पर लगाए, अब q पर लगाओ यहां पर, तो n1 साइन e इज इक्वल टू n2 साइन r2। देखिए देखिए, ए मालिक कुछ दिखा रहा है बच्चा लोग, क्या दिख रहा है कि ये दोनों इक्वेशन सेम है। कैसे, अरे आई ई के बराबर ना है मालिक, आई ई के बराबर है ना है, तो जब आई ई के बराबर है तो ये कट गया, तो n2 से n2 कट गया, तो यानी r1 बराबर r2 आया। इक्वेशन को कंपेयर किया बेसिकली ऐसा। अगर r1 और r2 बेटा सेम है तो a बराबर क्या है, r1 प्लस r2, यानी a बराबर दोनों सेम है तो 2r1, तो r1 कितना हुआ, a/2। अगर r1 हमको मिल जाए a/2, अब मैं वापस स्नेल का नियम लगा देता हूं यहां पर, तो n1 साइन i इज a प्लस डेल्टा m/2 is equal to n2 sin, and then we have r1 which is a/2। तो बच्चा फाइनली आ गया n2 बराबर n1 साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। तो ये भी आपका हो गया एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। डील डन। चलिए, तो प्रिज्म होता है यहां पर समाप्त, आगे बढ़ते हैं। अब प्रिज्म से पहले जो चीज हमें समझनी है वो है लेंस, उससे भी पहले जो समझनी है वो है बट अभी लेंस से नहीं समझते हैं, हम से सीधा आते हैं रिफ्रैक्शन से। ठीक है, रिफ्रैक्शन सीखते हैं। कौन सा पॉइंट था ये, 5वां। छठा, देखिए फटाफट, देखिए फटाफट हो जाएगा बच्चा एकदम बढ़िया से। पहली बार भी आप पढ़ रहे हैं ना, आपको कसम से बता रहे हैं, प्यार ना हुआ तो बताइए, प्यार 100% होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ, हमसे कंसेप्ट से रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है जी, अरे सर रिफ्रैक्शन का मतलब ही यही है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो स्ट्रेट नहीं जा करके बेंड हो गई। इसमें हम शॉर्टकट हमेशा बताते हैं, रेयर से डेंसर जाएगा तो बेंड हो जाएगा, और डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे होगा। तो सिंपल रिफ्रैक्शन का मतलब व्हेनेवर द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट ऑलवेज चेंजेस इट्स डायरेक्शन। पता चल गया, ठीक है। लेकिन इसके कुछ नियम है। नियम नंबर 1, इंसिडेंट रेज ये, रिफ्रैक्टेड रेज ये, नॉर्मल लाइन ये, ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन में रहते हैं, आप देख सकते हैं एक ही प्लेन में है। दूसरा, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल मस्ट बी कांस्टेंट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कह रहा है कि जहां पर भी रिफ्रैक्शन होगा वहां पर ये लॉ तुरंत लग जाएंगे, ये लॉ तुरंत एप्लीकेबल हो जाएंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जहां पर भी आपका रिफ्रैक्शन हुआ
साइन आई साइन आर कांस्टेंट रहेगा रेशियो में। इसी कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है n2 अपॉन में n1। n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले मीडियम का, n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले मीडियम का। अच्छा भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है जी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है बाबू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो अगर यहाँ 1 करूँ तो यहाँ 1 कर दो, यहाँ 2 करूँ तो यहाँ आप 2 कर दो। C तो C1 C2 लिख नहीं सकते, C तो क्या है कांस्टेंट है। दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, इसको हम 1 समझते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सो n साइन आई इज इक्वल टू साइन अपॉन में साइन आर बराबर n2 C बाई V2 और C बाई V1। C से C कट जाएगा, तो ये आपका हो गया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। करेक्ट। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 हो गया। एंड ऑलरेडी वी हैव दिस, कहाँ गया जी, साइन आई बाई साइन आर C n2 बाई n1। यहां से आपके MCQ बन सकते हैं बच्चा। जैसे मैं एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दूं, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दूं, वेलोसिटी पूछ लूं, या एक मीडियम का एंगल दे दूं, दूसरे का पूछ लूं और ये दे दूं, तो इनमें से एक सवाल बन सकता है। अब आप एक ट्रिक याद रखें कि रेयर से डेंसर जब लाइट जाती है तो बेंड हो जाती है, और जब डेंसर से रेयर जाती है तो ये अवे हो जाती है। RDB एंड DRA। सर ऐसा क्यों हुआ, कारण भी समझ लो। ये देखिए यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू बच्चा कांस्टेंट। पक्का, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है, राइट। ध्यान से देखो, जब रेयर से डेंसर गया, कहां गया, रेयर से डेंसर गया, तो रेयर से डेंसर जाने पर बच्चा हमारा n क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि रेयर से डेंसर में गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा ना। तो अगर ये बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बच्चा पार्टी जो साइन आर है वो घट जाएगा। यानी पहले एंगल ज्यादा था, अब एंगल ज्यादा नहीं है, अब इतना सा ही है। फिर से देखिए, हाईलाइट कर रहा हूं, आपको लगेगा ही नहीं कि सर रिवीजन करा रहे हैं। पहले इतना एंगल था, अब इतना ही है। इतना होना चाहिए था ना, तभी तो ये स्ट्रेट जाता है। इतना होना चाहिए था, बट इतना ही एंगल है। इसी का उल्टा कर दो, अगर हमारा ये कांस्टेंट घट जाए ये बढ़ जाएगा। इसी को अगर मैं आगे पास करूं तो ये ऐसे जाएगी। छोटी छोटी बातें आपको बढ़िया मार्क्स दिला सकते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब भी जाती है तो बेंड हो जाती है, सॉरी डायरेक्शन को चेंज करती है। इसमें 2 नियम है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पहले ये कहता है कि भैया जो हमारा इंसिडेंट रेज है, रिफ्रैक्टेड रेज है, नॉर्मल लाइन एक ही प्लेन में होता है। एंगल ऑफ रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कहते हैं। एंड 2 1 इज इक्वल टू n2 अपॉन बाय n1, और n इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन V। दिस काइंड ऑफ रिवीजन विल हेल्प यू अलॉट। और ऐसे ही पढ़ोगे बच्चा तभी आपका जो है बढ़िया मार्क्स आएगा। रिवाइज बहुत अच्छे से होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, चलिए रिफ्रैक्शन हमने समझ लिया। अब देखो, और देखो बाबू रिफ्रैक्शन में क्या है। नंबर 7 बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आता है बच्चा अपेरेंट डेप्थ एंड शिफ्ट। हम आपको सीधा एग्जांपल से समझाते हैं, बिकॉज इसका डेरिवेशन करना है तो हमारा डेरिवेशन वाला वीडियो देख लेना। अभी हम डेरिवेशन नहीं समझाते हैं आपको, इसका समझाते हैं एप्लीकेशन। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। होता क्या है ना कि जैसे ही मान लीजिए टंकी है, इसमें पानी भरा हुआ है, और टंकी के पानी में यहां पर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर यहां है। देखिए, ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में हो या ऑब्जर्वर उल्टा, हाँ एक ही चीज है, दोनों एक ही बात है, अलग अलग दोनों एक ही बात है। आपको जिसको टारगेट करना है कर सकते हो। जब भी आपको ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में दिखे या ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में दिखे, तो हमेशा ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो थोड़ा सा लहराते हुए ऊपर की तरफ दिखाई देगी। आप सब जानते हैं पानी में सिक्का गिरा हुआ है तो सिक्का लहरते हुए ऊपर दिखता है। क्यों ऐसा होता है, कारण है। यहां से जो रेज ऐसे गई है वो ऐसे ना जाकर के ऐसे मुड़ी। अब इस आंखों को लगता है बच्चा की रेस जो है यहां कहीं से आ रही है। ये देखिए यहां कहीं से आ रही, तो ये ऑब्जेक्ट था, तो ये आपका आई है। समझ गए। तो
सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है आपका एचओ। ये भी बच्चे गलती करते हैं, एचओ कहीं से भी मान लेते हैं, एचओ यहां से मानते हैं, गलत। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से जो वैल्यू है वो इतना है एचओ, और हाइट ऑफ इमेज जो है वो इतना सा ही है। तो यहां से पता चल गया कि जो आपका एचओ है वो ग्रेटर देन क्या है, एच आई है। तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम इज इक्वल टू एचओ अपॉन में एच आई। अब आपको बच्चा क्या दिया होगा पता है, ये दिया होगा, आप ये निकाल सकते हैं। एच आई निकल गया। जब एक बार एच आई निकल गया तो आपको पता चल गया कि कितना शिफ्ट हुआ, इतना शिफ्ट हुआ। कैसे निकालेंगे, एच ओ माइनस एच आई से। अरे हमको ये पूरा एच ओ पता है, हमको ये नहीं निकल सकता है, आराम से ना निकाल सकता है जी। हाँ बच्चा, तो ये आपका हो जाएगा एच ओ माइनस में एच आई, ये आपका शिफ्टिंग हो गया। समझ में आया? इसी का उल्टा केस कर दो। मछली जो है किसी को देख रही, मछली माने फिश। नाउ मछली और द फिश इज ऑब्जर्विंग चिड़ई, चिड़िया और अ स्विमर। तो अब अगर आपका ऑब्जर्वर किसी डेंसर मीडियम में है, उस परिस्थिति में ना बेटा जो एच आई होता है ना वो एच ओ से बड़ा होता है। तो फॉर्मूले में देखो कितना सिंपल है, एन डी अपॉन एन आर, यही रखना, चेंज मत करना, इज इक्वल टू खाली जो बड़ा हो उसको न्यूमेरेटर में रख दीजिए। न्यूमेरेटर में एच ओ था, यहाँ एच आई आ जाएगा। ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब ऑब्जर्वर डेंसर में हो। तो शिफ्टिंग कितनी हुई, एच आई माइनस एच ओ, मतलब इतना शिफ्ट हो गया, एच आई माइनस में एच ओ। गॉट द पॉइंट? ठीक है, आइए नंबर 8 पर चलते हैं। नंबर 8 इज वेरी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन, बट 8 में एंट्री मारने से पहले हम एक बार TIR फट से समझ लें। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कि लाइट का अंदर ही अंदर मीडियम में ही बार बार क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। जैसे यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये सीधा चला जाएगा, मुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर एंगल ही 0 है। ये दूसरी लाइट गई, उसके बाद ये तीसरी गई। अब समझना बच्चा मैं क्या सिखा रहा हूं, पहली बार पढ़ रहे हो तो भी आ जाएगा। देखो ये नॉर्मल लाइन से तो कोई एंगल ही नहीं बना रहा है, पीले वाले से सफेद वाले के बीच में कोई एंगल ही नहीं, तो सीधा चला जाएगा। रिफ्रैक्शन 0, आई 0 है, इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके साथ कितना है, आई 0 है, तो आर भी क्या हो गया, 0 हो गया। ध्यान से समझिए, ये मेरा आई है और यही मेरा नॉर्मल लाइन है, तो एंगल कितना हुआ, 0 हुआ। लेकिन जैसे ही हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो ये सीधा जाने के बजाय ऐसे बेंड हो गया। जाहिर सी बात है, थोड़ा सा और बढ़ाता तो ये थोड़ा सा और बेंड होता। तो बढ़ाते बढ़ाते हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना कर लिया कि मेरा रिफ्रैक्टेड रेस ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो गया। इसको ग्रेजिंग बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, बट बोर्ड्स लेवल में ग्रेजिंग का कोई मतलब अभी महत्व नहीं है। तो 90 डिग्री हो गया। तो ये गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां से यहां तक। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल तब है जब मेरा रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री है। क्रिटिकल नाम ही बता रहा है कि अब इसके बाद तुमने और बढ़ाया तो ये अंदर ऐसे जाकर के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी चीज को हम TIR कहते हैं, डायमंड का चमकना, मिराज। ये छोटी छोटी घटनाएं, ऑप्टिकल फाइबर, इन तमाम जगहों पर जो होता है यही होता है। और इसका MCQ भी बनता है बच्चा कि इसमें कौन सा इवेंट काम कर रहा है। ठीक, तो याद रखना, डायमंड, मिराज, तारों का ट्विंकलिंग, टिमटिमाना, ये सब में ये काम आता है, मतलब यही होता है। ओके, ये बात हमें समझ में आ गई। तो अब इस पर्टिकुलर जगह पर मान लो ये पॉइंट P है, तो हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ एट P। तो P पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो हम लिखेंगे N1 साइन C। अंदर मैंने N1 मान लिया, बाहर मेरे लिए N2 है, तो हम लिखेंगे बच्चा N1 साइन C, गलत। N2 साइन C बाहर, गलत। N2 साइन 90, 2-3 बार गलत लिखा ताकि पता चले जब N2 ले रहे हो तो एंगल बाहर का है, N1 ले रहे हो तो एंगल अंदर का, मीडियम का, इज इक्वल टू N1 साइन एंड देन I। साइन 90 की वैल्यू कितनी है बच्चा, 1, और N2 आपका कितना है, बाहर का, हवा है, तो ये भी 1 हो गया। N1 N हो गया और ये हो गया आपका साइन C।
सो साइन सी बराबर आया 1/n। इसे ऐसे बिल्कुल ना याद रखें, ऐसे याद रखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, इसलिए सी निकल करके आएगा साइन इनवर्स NR अपॉन में ND। बोलो क्लियर? बढ़िया से समझ में आया बच्चा लोग? ठीक है, तो ये होता है TIR की कहानी। नंबर 9 आइए, अब बात करेंगे रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस। आओ देखो, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चा, ध्यान से देखिएगा। रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस, तो स्फेरिकल सरफेस की वजह से रिफ्रैक्शन। तो मेन तो डायग्राम ही है इसका, तो पहले डायग्राम देखिए। तो इस तरीके से हमने एक कॉन्वेक्स सरफेस लिया है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट से इमेज बनाने के लिए एक रेस सीधी पास करी, स्ट्रेट जानी चाहिए, नहीं जाएगी क्योंकि रिफ्रैक्शन है। ये आपका नॉर्मल लाइन था C, तो ये नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हो गई क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I नॉर्मल के साथ यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसे मैं R कह देता हूँ, या हम θ1 θ2 कर देते हैं, θ1 और ये θ2। ठीक है, यहां से एक लाइन खींच दीजिए, इस एंगल को अल्फा मान लीजिए, इसे बीटा मान लीजिए, इसे आप गामा मान लीजिए। दूसरी वाली रेस ऐसे जा रही थी, तो ये दोनों ही रिफ्रैक्टिंग रेस, क्योंकि यहां से तो निकलने के बाद यही इंसिडेंट मेरे लिए रिफ्रैक्टेड बोला जाएगा, तो दोनों ही रिफ्रैक्टेड रेस यहां जाकर के मिले, इसीलिए हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट का क्या बोला जाएगा, इमेज बोला जाएगा। करेक्ट है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस R हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये जो I है वो आपका V है, ये ऑब्जेक्ट है तो इसे हम U कह देंगे। क्लियर ना बच्चा? ठीक, अच्छा, यहां तक हमें बात समझ में आ गई। अब आता है इसका डेरिवेशन को स्टार्ट कैसे करें। तो इसके डेरिवेशन को याद करने के लिए बहुत सिंपल, आप दिमाग में बिठा लो बाय प्रैक्टिस कि जिस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हो रहा है वहीं पर से मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा। तो N1 θ1, देखो एकदम सिंपल बता रहा हूं आपको, ये समीकरण नंबर 1। अब आप देखिए ट्रायंगल और एक्सटीरियर एंगल देखिए, OP एंड देन C में एक्सटीरियर एंगल θ1 है, सो θ1 आपका बोला जाएगा अल्फा प्लस में बीटा, मैं यहां रख दूंगा। अब θ2 निकालना है, सो बीटा बराबर θ2 प्लस गामा, बीटा बराबर θ2 प्लस गामा, यानी जो θ2 है वो हो गया मेरा बीटा माइनस में गामा, इक्वेशन नंबर 2 है ना, सिंपल। अब इक्वेशन 2 में θ2 है और ये जो भी इक्वेशन है, इन दोनों की वैल्यू को उठा के हम यहां रख देते हैं। चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सो अगर मैं लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, सो हियर वी हैव N1 θ1 विच इज अल्फा प्लस बीटा, एंड देन बच्चा θ2 N2 दैट इज बीटा माइनस गामा। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, N1 अल्फा प्लस N1 बीटा, N2 बीटा माइनस में N2 गामा। करेक्ट? हर हर महादेव। आइए, हर हर महादेव, जय जय शंभू। यस, मेरे सारे बच्चे पार्टी पास होंगे। यस बच्चा लोग, विश्वास रखिए। तो अभी माइनस को हम ना क्या करते हैं, माइनस को क्या करते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं, माइनस को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो गया N1 अल्फा प्लस N2 गामा इज इक्वल टू N2 माइनस N1 एंड देन बीटा। तो ये हुआ आपका N1 अल्फा, अल्फा मतलब tan अल्फा, tan अल्फा मतलब दिस डिवाइड बाय दिस, तो मैं इसका कुछ भी नाम दे दूं, PQ दे देता हूं, PQ डिवाइडेड बाई माइनस में U, माइनस क्यों, बिकॉज इस तरफ है, पहले ही लेक्चर में स्टार्टिंग में सिखा दिया, ऑब्जेक्ट इधर है, रेस इधर जाएगी लेंस की तरफ, रेस हमेशा लेंस की तरफ ही जाती है ऑब्जेक्ट से निकलकर, तो वो डायरेक्शन पॉजिटिव होता है और अगेंस्ट वाला माइनस होता है, तो मैं यहां से डिस्टेंस लूंगा तो माइनस हो गया, प्लस N2 गामा 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 गामा, ये रहा गामा, तो PQ अपॉन यहां से यहां तक दैट इज V is equal to N2 minus N1 and then tan beta, I can consider beta as tan beta, तो tan beta is equal to this PQ divided by R।
ये डिस्टेंस बहुत छोटा होता है इसलिए हम इसे नेग्लेक्ट कर लेते हैं, शार्पनेस बहुत कम होती है तो हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो अब बच्चा देखिए पी क्यू पी क्यू पी क्यू हर जगह से मर रहा है, मार दे ससुरा के मारे खचा, ये मालिक मार दिया हमको, हमारा काम निकल गया मालिक तो हमको मार दिया, ऐसा पीको हमसे कह रहा है। तो ये बचा क्या यहाँ पर, बचा आपका माइनस एन वन अपॉन यू प्लस एन टू अपॉन बी इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। डन है? यस सर। ये इक्वेशन आपको तभी लगाना है बच्चा जब हमारा लाइट रेयर से डेंसर चल रहा हो। अगर बच्चा डेंसर से रेयर चले तो इक्वेशन में सिर्फ n1 को n2 से रिप्लेस करें और n2 को n1 से रिप्लेस कर दें, यानी n1 लिखा है तो माइनस n2 अपॉन यू प्लस n1 अपॉन बी इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन में r। बुझाया बच्चा? यस। सो गॉट द पॉइंट। चलो तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस। जब ये हो जाता है तो हम आसानी से 10वां पॉइंट समझ सकते हैं जो कि है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आइए चलिए, लेंस फॉर्मूला यानी लेंस मेकर्स फॉर्मूला, दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है। लेंस मेकर्स और लेंस फॉर्मूला। चलिए बच्चा, डायग्राम ही मेन होता है यार, आओ पहले डायग्राम देख लो। तो यहां पर है बच्चा हमारे पास में इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस, ये उसकी नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली। यहां एक ऑब्जेक्ट है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 बोलिए, ऐसे है ना, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये, और इसकी इस तरफ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। रेज स्ट्रेट जा सकती थी बट क्योंकि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, लेंस का आपके N2 है, बाहर का फिर से N1 है, तो स्ट्रेट नहीं जा करके ये यहां से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। सोच कर देखो बच्चा कि अगर सेकंड वाली सरफेस नहीं होती, इसको सेकंड सरफेस बोलेंगे, इसको फर्स्ट सरफेस बोलेंगे, कर्वेचर या सरफेस। अगर सेकंड नहीं होता तो ये रेज यहीं ना गिरती, यहां कहीं पर गिरती, ऐसे यहां कहीं पर गिरती, बट वो उसकी फाइनल इमेज नहीं हुई क्योंकि दूसरा वाला तो रियल में है। तो हम ऐसा समझें कि अगर ये मेरे लिए u है, ध्यान से देखना मजा आएगा आपको, और ये मेरे लिए v डैश हुआ, तो मेरा रेस कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है, हमारा रेस ट्रेवल कर रहा है रेयर से डेंसर। तो रेयर से डेंसर चलता है तो माइनस n1 अपॉन यू प्लस n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। r को हम r1 लिखेंगे, v को हम v डैश लिखेंगे। ये समीकरण नंबर 1। ठीक, अच्छा सर। अभी आपने जब लेक्चर स्टार्ट किया ऑप्टिक्स का आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी लेक्चर में तो मैंने आपको सिखाया था कि पहले से मिलती इमेज दूसरे के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करती है। तो क्योंकि ये है यहां पर बच्चा, इसीलिए ये इसका फाइनल इमेज यहां कहीं पर रिफ्रैक्ट कर देगा, गिरा देगा इसको। मतलब कि इसको ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट ये क्या होगा, डेंसर से रेयर गया तो अवे हो गया आपके नॉर्मल लाइन से, नॉर्मल लाइन से क्या हो गया, अवे हो गया। तो ये जो आई था, आई डैश, फाइनल इमेज यहां बनेगी और इसे हम क्या कह देंगे, वी कह देंगे। समझ में आया? तो अब हमारा सेकंड कंडीशन हुआ डेंसर से रेयर चला, तो माइनस में n2 अपॉन यू, फॉर्मूला देखो n1 था n2 हो गया, यही सिखाया था, केस चेंज हो गया ना डेंसर से रेयर, तो माइनस n2 अपॉन यू, और u की जगह पर क्या आएगा, तो u मेरा आई डैश है, पहले से बनती इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है, तो वो आई डैश है यानी कि v डैश हो गया, प्लस n1 अपॉन में v तो मेरा v ही है फाइनल, एंड देन n1 माइनस n2 अपॉन में r2, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जोड़ दो बच्चा। जब दोनों को जोड़ोगे तो ध्यान से देखो कुछ कट रहा है, ये प्लस n2 अपॉन v डैश और ये माइनस n2 अपॉन v डैश कट गया, तो क्या बचा, तो बच गया आपका n1 कॉमन, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। वाई? बिकॉज यहां से मैं माइनस कॉमन करूंगा तो यही आने वाला है। ठीक,
So finally we are getting this 1 upon v minus 1 upon u n2 minus n1 upon n1 bracket 1 upon r1 minus 1 upon r2. फाइनल आंसर नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक रिजल्ट है, रिजल्ट जो इसी लेक्चर में हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो मेरा वी एफ होता है, u इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन वी एफ हो गया. सो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस में 1 अपॉन r2. बच्चा क्या बात है. तो ये बोलते हैं हम इसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला. आपके टेक्स्ट बुक में इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, हमारे लेक्चर्स में मौजूद है बच्चा. एनसीईआरटी के बुक बैक एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स को जरूर करें, वो बहुत हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए. तो 1 अपॉन एफ बराबर n2 माइनस n1 अपॉन n1. n2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास. n1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बाहर का. n1 बाहर का, वही. तो यहाँ आप सराउंडिंग समझिए. रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम है RHS. तो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला, जो कि हमने यूज भी कर लिया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में. ठीक है, डन. आइए नंबर 11 पर चर्चा करते हैं. नंबर 11, अब यहाँ से फॉर्मूला है लेकिन एक और डेरिवेशन आ सकता है आपके एग्जाम में, और वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. कॉम्बो ऑफ लेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. तो ऐसे दो लेंस ना आपस में रखे हुए हैं पास पास एकदम ऐसे चिपका करके, इनका ओवरऑल फोकल लेंथ क्या होगा, ये हमको पूछा जाता है एज अ डेरिवेशन भी और एज अ न्यूमेरिकल वाइज भी. तो सबसे पहले तो आप यहाँ डायग्राम देखिए. ऑब्जेक्ट है, ऐसे जाएगा, इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2. बट जो इमेज पहले मिलती है वो आई डैश रहती है. अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डेविएट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं बिकॉज दे बोथ आर वेरी क्लोज, ये दोनों बहुत पास में है. बट जो इमेज फाइनल मिलती है वो यहाँ, ये वर्चुअल मिलती है, ये फाइनल मिलती है. इसको आप u कह दीजिए, इसको आप v कह दीजिए, इसको आप क्या कह दीजिए, v डैश कह दीजिए. बहुत आसान. हम लिखेंगे पहले लेंस के लिए. फॉर फर्स्ट लेंस कैन आई राइट 1 अपॉन f1 इज इक्वल टू 1 अपॉन v डैश माइनस में u. इक्वेशन 1, क्योंकि पहले वाले के लिए ये है i डैश, ये नहीं होता तो इमेज यही मिलती, लेकिन ये रख दिया तो इमेज और पहले गिर गई बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. तो फॉर सेकेंड लेंस, चलिए बच्चा दूसरे लेंस की अगर हम बात करें तो दूसरे लेंस के लिए 1 अपॉन f2, 1 अपॉन फाइनल दैट इज v माइनस में 1 अपॉन u. देखिए पहले वाले के लिए इमेज तो इतना ही था, दूसरे वाले के लिए, हाँ यहाँ एक गलती है, दूसरे वाले लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो पहले वाले का इमेज डिस्टेंस था, इसलिए यहाँ v डैश आएगा. इससे मिला जो इमेज है वो इसका ऑब्जेक्ट है, वो v u डैश है, तो यहाँ पर v डैश कर दूंगा. अब दोनों ही इक्वेशन को हम जोड़ देंगे. सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2. तो अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दो बच्चा, सो माइनस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन v डैश और माइनस 1 अपॉन v डैश कट गया, तो बचा क्या, 1 अपॉन v एंड देन माइनस 1 अपॉन u. और यहाँ हो गया 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, यानी 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 इज इक्वल टू 1 अपॉन f. ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, जब लेंस का कॉम्बिनेशन हो और लेंस के बीच में गैप ना हो. इनकेस अगर गैप दिया है, सो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 माइनस में d f1 f2. 1 अपॉन f को ही बेटा पावर कहते हैं. सो p बराबर में p1 प्लस में p2 माइनस में d p1 p2. पावर का यूनिट जरूर याद रखें, इसका यूनिट होता है डायोप्टर. कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर माइनस 1, गलती मत करना. एंड मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है v बाई u. v is your image distance and u is your object distance, and which the formula which we have already used, m is equal to objective into eyepiece का मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, राइट सर.
तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब बच्चा एक और बचा हुआ है, उसको भी जान से मार देते हैं। 11वां पॉइंट, आई होप यू आर डूइंग दीज लेक्चर्स। भटको मत बच्चा। 6-6 7-7 घंटे अगर आप यूट्यूब के लाइव क्लास में बैठे रहोगे तो आपका रिवीजन नहीं होगा जैसा आपको करना चाहिए। आप लेक्चर्स को 1.5-2 घंटे वाले देखो, कॉपी में उतारो और फिर खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करो। लेक्चर्स देखा, क्वेश्चन शाम को आएंगे, लेकिन ये लेक्चर देखने के बाद यू नीड सम टाइम टू रिवाइज द एंटायर थिंग्स। इसको याद भी तो करना पड़ेगा, याद नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। सो आप बहुत सोच समझ करके अपना टाइम जो है इन्वेस्ट करिए। इसीलिए मैंने जो है इन सभी लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया है पहले से ही। आपके एग्ज़ाम जब है उसके बहुत दिन पहले ही मैं रिकॉर्ड करके आपके लिए रख रहा हूँ ताकि आपका समय बचे। चलिए, अब है आपका मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला में बच्चा फिर से वही डायग्राम मेन है। देखिए, जैसे हमको याद है वैसे आपको डायग्राम सब याद होना चाहिए। ये आपका कॉनकेव मिरर, ये आपका बच्चा फोकस पॉइंट, ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे गई, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट भी होगी, सी और एफ के बीच में यहाँ कहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी वाली सीधी गई, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ मिली, तो ये इमेज है, मतलब ये वी है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका आर है, ये आपका एफ है। इसी के बीच में हमें रिलेशन चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन खींची जाती है वही आपका नॉर्मल लाइन होता है, इसीलिए हम इसे कहेंगे θ1 और इसे कहेंगे θ2। आया समझ में? θ1 θ2 थोड़ा बड़ा कर दें, जस्ट अ सेकेंड। तो ये हमारे डिजिटल बोर्ड का जादू। अब दिखा θ1 θ2, ग्रेट। चलो अब यहां से एक लाइन खींच दो। तो ये बहुत छोटा डिस्टेंस होता है बाकी के कंपैरिजन में, मतलब हम यहाँ से यहाँ तक एफ ही समझेंगे। इसको एम डैश मान लीजिए, ये आपका एम मान लीजिए, पोल होता है बेसिकली वो, राइट। सो हाउ टू डू दिस डेरिवेशन, वेरी इजी बच्चा, आपकी किताब से बहुत हटके बताऊंगा और बहुत सिंपलेस्ट में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अल्फा बीटा गामा मान लीजिए। अब आप एक ट्रायंगल देखेंगे ओ सी एन, दिखा सबको? तो ट्रायंगल ओ सी एन, बच्चा ट्रायंगल ओ सी एन में बीटा एक्सटीरियर एंगल है। देखो ना, अल्फा θ1 अंदर है तो बीटा आपका एक्सटीरियर एंगल है। सो बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस में θ1, और फिर आई एन एम डैश, आई एम डैश एंड देन एन, आई एम डैश एंड देन एन, टेन बीटा, नहीं नहीं नॉट टेन बीटा, आई एम डैश एंड एन में हमारा, क्या कर रहा हूं सर, भूल गए ये सारे बच्चे खुश। नहीं नहीं भूले नहीं आपके मास्टर, सी एन आई लेना है बच्चा, सी एन आई, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस, सी एन आई। तो यहां पर देखो गामा आपका बाहर है, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, बीटा प्लस θ2, हुआ कि नहीं? हो गया। सो अब हम यहां से बीटा की वैल्यू उठा के पटक सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 बीटा के जगह पर हो गया गामा प्लस θ2। सो गामा प्लस θ2, नहीं गामा माइनस θ2, it is in place of beta, then alpha plus में θ1। so gamma माइनस में अल्फा इज इक्वल टू θ1 प्लस में θ2। मैं क्या कर रहा हूं, हमने बीटा की वैल्यू पटकी ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस θ1। ओ गॉट माई मिस्टेक, θ1 बेसिकली होगा ही नहीं, थीटा और ये थीटा ही है, ये दोनों सेम है ना। अरे यार, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो θ1 θ2 नहीं होना चाहिए था, बेसिकली थीटा ही होना चाहिए था। सो थीटा बराबर गामा माइनस में बीटा, ये यहां रख देते हैं। सो बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा, थीटा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। सो 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस में गामा, राइट। अब क्या करेंगे, अब आप देखो टेन अल्फा क्या है, तो टेन अल्फा बराबर एम डैश एन अपॉन में यू, टेन बीटा इज इक्वल टू
एम डैश एन टेन बीटा इज इक्वल टू अपॉन में आर, टेन गामा इज इक्वल टू एम डैश एन अपॉन वी। हो गए, अल्फा बीटा गामा मिल गए हमें। तो ये तीनों की वैल्यू उठा के हम यहां रखते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। सो 2, क्योंकि टेन थीटा थीटा होता है, तो 2 बीटा बराबर एम डैश एन अपॉन आर इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा क्या है एम डैश एन अपॉन यू प्लस एम डैश एन अपॉन वी। तो एम डैश एन से एम डैश एन मर चुका है, आर बराबर बच्चा 2f है, सो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। दैट्स इट। ये हुआ आप लोगों का मिरर फॉर्मूला। आप दबा करके ना बाबू इसका जितना बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं, ये तो हम आपको टेलीग्राम में दे रहे हैं, बट आप जब तक घिसेंगे नहीं ना तब तक कुछ होगा नहीं। आपको घिसना पड़ेगा पास होना है तो, और अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। एंड सेकेंड, घिसिए इसको जितना ज़्यादा हो सके, उतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी वीडियो देखने से कुछ नहीं होता बाबू, समझिए बात को, है ना। तो अब इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हमने देखा है जब पढ़ता है बच्चा तभी कुछ होता है, पढ़ोगे नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, राइट। आइए 10वां चैप्टर भी रगड़ते हैं बच्चा। इसमें 2 हिस्सों से सवाल आता है, एक होता है इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन का सवाल, और एक होता है थ्योरी जो कि फिक्स आती है, हाइगेंस प्रिंसिपल। हम पहले डेरिवेशन पहले आपको सवाल वाला सेगमेंट सिखा देते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ही चंद फॉर्मूले जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम आपको थियरी वाला हिस्सा समझाते हैं। वे ऑप्टिक्स 3 मार्क्स का सवाल, या तो हाइगेंस प्रिंसिपल, या तो इंटरफेरेंस का न्यूमेरिकल जिसमें मैक्सिमम मिनिमम ये सब आता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम है मिनिमम है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है मिनिमम है, या तो फिर आपका पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, या तो फ्रिंज विड्थ, यही सब आता है। सुने हो ना, यही सब आता है, ठीक है। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे बच्चा इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस में आने वाले तमाम वो बातें जो हमको जान लेनी है। अब इंटरफेरेंस का मतलब आपको पता है, नहीं पता तो सुनिए। 2 वेव्स किसी पॉइंट पर मिलती हैं तो या तो उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम करेंगी या तो मिनिमम करेंगी। 2 वेव्स कहीं पर मिले हैं, या तो उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम करेंगे या तो उसकी इंटेंसिटी मिनिमम करेंगे। इसी घटना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। जब मैक्सिमम कर देंगे तो उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमम कर देंगे तो उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब जरा इसको स्क्रीन पे समझिए, ऐसे जिस पर से सवाल पूछे जाते हैं। यहां पर होता है लाइट का सोर्स, और ये जो सोर्सेस होते हैं ना, ये कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं। ये बनाए जाते हैं सिंगल सोर्स से। 2 डिफरेंट सेम अमाउंट के सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। क्या बोला मैंने, जब एक बार फिर से समझिए। नहीं शायद मैंने गलत बोल दिया। जैसे मैं बोलूं, ये सिखाया भी है हमारे पुराने लेक्चर्स में, बट एक बार फिर से। 10 वॉट का रेड बल्ब लेके आए मार्केट से और 10 वॉट का रेड बल्ब लेके आए, दोनों कोहेरेंट सोर्स हुए? आंसर है गलत, आंसर है गलत। क्यों? क्योंकि 10 वॉट की बल्ब में से जो लाइट निकल रही है, उस लाइट में से फ्रीक्वेंसी किस ऑर्बिट का बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है कोई नहीं बता सकता। और कोहेरेंट सोर्स की शर्त क्या है? फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम। तो साइंटिस्ट लोगों ने कैसे बनाया कोहेरेंट सोर्स? क्योंकि इंटरफेरेंस कोहेरेंट सोर्स से ही होता है। कोहेरेंट सोर्स क्या है? जिसका सब कुछ सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, एंगुलर वेलोसिटी सेम हो, फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, सब ऐसा। लिखिए इस बात को, नहीं तो दबंग बैच वाला लेक्चर एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। 4 दिन का आपके पास 5 दिन का समय है, जितना भी समय आपके पास है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि फिजिक्स के एग्जाम में आपको गैप अच्छा खासा रहता है ना, है भी अपने एग्जाम में इस बार। तो आपको क्या करना है, एक बार दबंग बैच मैं कमेंट में पिन कर देता हूँ, चाणक्य पिन करता हूँ, उनको देखो, उन्होंने बहुत डिटेल में भी बताया सारी बातें, बट अभी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी काम की चीजें हम आपको सामने रख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ होता है मेन सोर्स, ये आपका S1 या S2, यहाँ से एक वेव चली और यहाँ से एक वेव चली, दोनों यहाँ कहीं पर मिले। यहाँ रे भैया जी का मालिक, डायग्राम तो हर एकदम गलत बन जाता हो ऐसे। तो जहां पर भी मिले वहां पर पॉइंट पर हो सकता है कंस्ट्रक्टिव, हो सकता है डिस्ट्रक्टिव। जब कंस्ट्रक्टिव होगा बच्चा तो वहां बनेगा BF, नॉट बॉयफ्रेंड, इट इज ब्राइट फ्रिंज। और जहां डिस्ट्रक्टिव होगा वहां होगा DF, डार्क फ्रिंज, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट। तो इनकी शर्त होती है निकालने की। इस गैप को हम स्मॉल d बोलेंगे, ये आपका कैपिटल D है। स्मॉल d है डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स, एंड कैपिटल D है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन।
इन दोनों ही सोर्सेस के बीच से एक लाइन खींचिए, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा हुआ, या आपका फर्स्ट या तो ब्राइट पॉइंट या तो डार्क पॉइंट। अब सूत्र देखिए, अगर आपसे बोलता है बच्चा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, तो डार्क फ्रिंजेस के लिए फॉर्मूला लगेगा XD अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू 2n माइनस में 1 लैम्डा बाई 2। ये आपको दिया होगा, ये नंबर है। तीसरा डार्क फ्रिंज 3 दूनी 6 में से गया 5, चौथा डार्क फ्रिंज 4 दूनी 8 में से गया 7, सातवां डार्क फ्रिंज 7 दूनी 14 में से गया 13। X is the position from center point to that. Small d is equal to distance between the source. Capital D is the distance between the source and screen. ये आपका स्क्रीन है। ठीक, चलिए दूसरा, अगर इसमें ब्राइट फ्रिंज बोला तो x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा। फिर से वही बात, पहला दूसरा तीसरा चौथा मैक्सिमा है, तो यहाँ पर पहले के लिए लैम्डा रखो, दूसरे के लिए 2 लैम्डा रखो, तीसरे के लिए 3 लैम्डा रखो, चौथे के लिए 4 लैम्डा रखो, ये सब बराबर। तीसरा जो आता है बच्चा वो इसके अंदर ही होता है बैक टू बैक डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। अगर मान लीजिए जैसे हम बोलते हैं दूसरा ब्राइट स्पॉट, तीसरा ब्राइट स्पॉट के बीच में गैप क्या है, उसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं, बीटा। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सर ब्राइट के लिए भी सेम, हाँ डार्क के लिए भी सेम। यहां से दुनिया भर के सवाल पूछे गए हैं आपके एज ए MCQ। जैसे अगर मैं दोनों सोर्स के बीच के डिस्टेंस बढ़ा दूं तो मैं D बढ़ा रहा हूं तो B घट जाएगा, यहां और यहां को दूर लेके चला जाऊं स्क्रीन को, कैपिटल D बढ़ गया तो बीटा बढ़ गया। मैं रेड लाइट के कंपैरिजन में वायलेट लाइट से करवा रहा हूं इंटरफेरेंस, तो रेड से वायलेट पे जाओगे वेवलेंथ घटेगा, वेवलेंथ घटेगा तो बीटा घट जाएगा। सोचो बच्चा, फिजिक्स को रटो मत, यही चीज हमने दबंग बैच में सिखाई है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। तो बीटा आपका लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d आ गया। अच्छा, ये सारी बातें हो गई, सी तक हो गई। और क्या है इसके अंदर, हाँ एक और चीज, नंबर D एंगुलर विड्थ। क्या चीज बच्चा, एंगुलर विड्थ, थीटा। थीटा बराबर होता है लैम्डा अपॉन स्मॉल में d। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज, अगर आपके न्यूमेरिकल में, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला हिस्सा चल रहा है, न्यूमेरिकल में ऐसा बोले कि ये सारा एपर्टस, सारा उपकरण किसी मीडियम में गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो आपका यही फॉर्मूला चेंज हो जा करके थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन n इंटू डी। ये क्यों आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आते ही जो हमारा एंगल है n टाइम्स डिवाइड हो जाता है। जैसे हवा में वेवलेंथ लैम्डा है ना, तो मीडियम में वेवलेंथ लैम्डा बाई n होता है, प्रॉपर्टी है ये वेव्स की, याद रखिए। तो इतने फॉर्मूले आपको इंटरफेरेंस एकदम अच्छे से चट कर लेने हैं, मैक्सिमा कैसे निकलेगा, मिनिमा कैसे निकलेगा, सॉरी डार्क फ्रिंजेस कैसे निकलेंगे, ब्राइट फ्रिंजेस कैसे निकलेंगे, फ्रिंज विड्थ कैसे निकलेगा, एंगुलर विड्थ कैसे निकलेगा। अगर हम इसको पानी में लेके गए, किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लेके गए, तब क्या होगा, रेशियो क्या होगा, थीटा 1 बाई थीटा 2 लैम्डा 1 अपॉन n1 इंटू d1 एंड देन लैम्डा 2 डिवाइड बाई n2 इंटू d2। सवाल कुछ भी हो सकता है, तैयार रहें उसके लिए। आइए दूसरा है बच्चा डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में ना खाली इतना डिफरेंस है फॉर्मूला का, बाकी डिफ्रैक्शन का मतलब बस इतना है बच्चा कि वेव अगर चल रही है, रास्ते में अगर कोई ऑब्स्टिकल आ गया तो वो टकरा जाता है, मुड़ जाता है, डायरेक्शन बेंड कर जाता है। जैसे साउंड वेव, कई एग्जाम्पल हम दिए हैं कई बार कि एक कमरे में आप एक दूसरे को, एक कमरे से दूसरे कमरे के लोगों को आप देख नहीं सकते बट उनकी आवाज़ को सुन सकते हो दीवार के उधर, क्योंकि हमारी आवाज़ दीवार के छेद से, दीवार के साइड वाइड से, दरवाजे के नीचे से डिफ्रैक्ट होती है, मुड़ सकती है, बट लाइट मुड़ नहीं सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो अपर्चर के गैप के बराबर नहीं होता, d या फिर a। जैसे ये वेवलेंथ है और यहां पर एक अपर्चर है, अगर ये a है और ये वेवलेंथ है तो डिफ्रैक्शन होने की शर्त यह है लैम्डा मस्ट बी इक्वल्स टू a। साउंड वेव मीटर के फॉर्म में होता है, दरवाजे का थिकनेस भी मीटर के फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि वेव
टकरा के चली जाती है लाइट वेव में, सॉरी साउंड वेव में, बट लाइट वेव में नहीं होता, क्योंकि लाइट वेव एंगस्ट्रॉम में होता है। अब एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई बात समझ में? ठीक है, तो डिफ्रैक्शन के लिए बच्चा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला भी देख लीजिए। इसमें भी 2 फॉर्मूले हैं, एक आपका मैक्सिमा और एक आपका मिनिमा। अगर आपको मैक्सिमा बोलता है तो खाली इनमें एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी के जगह पर ना ए इंटू थीटा आता है। ये जो स्मॉल डी है वो ए के जैसा काम करता है, ये स्मॉल डी अपर्चर की तरह काम करता है, और एक्स बाई कैपिटल डी, ये आपका एक्स था, ये थीटा की तरह काम करता है। देखो ना, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन कैपिटल डी। सो कहा गया जी, हाँ, ए थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यस, मैक्सिमा में मिनिमा की कंडीशन 2n +-1 लैम्डा बाई 2। एक और बच्चों का बहुत डाउट होता है, सर प्लस माइनस कुछ किताबों में माइनस होता है, कुछ किताबों में प्लस। प्लस माइनस दोनों आप ले सकते हैं। जब आप लाइन से ऊपर जा रहे हैं, इस वाले से, अगर आपको बोलता है ऊपर की तरफ, जनरली ऊपर की तरफ की चर्चा की जाती है, तो n हमेशा माइनस में लेते हैं, सॉरी प्लस में लेते हैं, इसलिए फॉर्मूले में माइनस लो। जब हम नीचे की कंडीशन की बात करें तो n मस्ट बी नेगेटिव, और हम फॉर्मूले में पॉजिटिव ले लेते हैं। आया बात समझ में? जनरली किताबों में आप देखेंगे तो -1 लैम्डा बाई 2 है, मतलब ये सब स्क्रीन के ऊपर की तरफ, सेंटर वाले लाइन से ऊपर की तरफ की शर्त की बात कर रहा है, और यहां लग जाएगा बेटा n लैम्डा। अब आप देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो वहां मिनिमा था वो यहां मैक्सिमा है। कहां? इधर। ये आपका डार्क था, ये आपका मैक्सिमा है। आया समझ में? तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब इनके जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमारे दूसरे वीडियो लेक्चर्स में है ही, आप उन्हें जरूर देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये पूरे लेक्चर्स को हम कॉन्सेप्ट पर रखते हैं ताकि आप बच्चा इतना भी अगर आप करके जाओ, अगर मान लो इसका न्यूमेरिकल भी आ जाता है तो एटलीस्ट ये फॉर्मूला भी लिखोगे, यू विल गेट द मार्क्स। फेल वही होगा जो कुछ भी नहीं लिखेगा, है ना? ठीक है, चलिए आइए तीसरे पर चलते हैं, हाइगेन्स प्रिंसिपल। देखिए भाई, हाइगेन्स प्रिंसिपल वेव फ्रंट से रिलेटेड बात है। वेव फ्रंट क्या होता है? फ्रंट पार्ट ऑफ द वेव। अब वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट का मतलब होता है व्हेन ऑल द पॉइंट्स और द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वाइब्रेटिंग विद द सेम फेज। पानी में पत्थर मारते हो आप, देखते हो रिपल जनरेट होती हुई चलती रहती है आगे, तो सारे के सारे वेव्स ना सेम फेज में आगे बढ़ते हैं। सेम फेज, फेज का मतलब क्या होता है? एंगल। ऐसा कभी नहीं होगा ना कि एक जो वेव है वो 360 डिग्री बनाया, दूसरा 270 में ही मर गया। पानी में पत्थर मारिए तो रिपल एक साथ 360 बनाते हुए आगे जाते हैं। इसी को टेक्निकली आप थ्योरेटिकली ऐसा लिख सकते हैं कि लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वाइब्रेटिंग विद द सेम फेज, उस वे को हम वेव फ्रंट कहते हैं। अब वेव फ्रंट अलग अलग होता है, हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि ये किताब में दिया हुआ है, आप उसको सुन लीजिए और याद कर लीजिए। वेव फ्रंट 3 तरह का होता है। एक होता है आपका प्लानर वेव फ्रंट, एक होता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, याद होना चाहिए जैसे मुझे याद है, और एक होता है आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है जब हमारा सोर्स कैसा हो? पॉइंट सोर्स हो। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है जब हमारा सोर्स कैसा हो? सिलिंड्रिकल हो। और प्लानर तब बनता है जब कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, जैसे सूर्य भगवान बहुत बड़े हैं या ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो। सूर्य भगवान बहुत दूर है ना, तो वहां से आने वाली सारी की सारी जो वेव्स है वो सबके सब क्या होगी? प्लानर होगी। अब वेव फ्रंट से रिलेटेड बात समझाया हमारे हाइगेन साहब ने। इनका स्टेटमेंट जरूर याद रखें, क्या कहना चाहते हैं कि जैसे यहां पर एक प्राइमरी सोर्स है, तो इस प्राइमरी सोर्स ने एक वेव फ्रंट बनाया। अब इनके हिसाब से इस वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे वेव ऐसे ही चलती है ना, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब अपने आप को ना सेकेंडरी सोर्स समझते हैं। ईच पॉइंट, अब आप क्या लिखेंगे देखिए, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट will behave like a secondary source। ये अपने को सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, which continuously which emits spherical
वेव फ्रंट फ्रॉम इट, ठीक है, जो अपने में से स्फेरिकल वेव फ्रंट छोड़ रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू हाइगेंस अगर हम थोड़े समय के बाद इनके ऊपर ऐसे टेंजेंट खींच दें, क्या खींच दें, टेंजेंट, then this tangent will give us the direction or the position of the new wave front। कितना सिंपल है ये। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि then by doing or by drawing, by taking tangent on it we get new position of wavefront। So each point of the wavefront will behave like a secondary source which emits a spherical wavefront from it, then by taking tangent on it we get a new position of wavefront। खत्म। अभी रिपीट होते रहता है। वापस ये वाले पॉइंट्स अपने आप को सेकेंडरी सोर्स की तरह समझते हैं, डिचकी आऊँ डिचकी आऊँ डिचकी आऊँ डिचकी आऊँ। अरे भाई साहब इनके ऊपर क्या खींच दो, डिचकी आऊँ, वेवफ्रंट खींच दो, स्पर्शक खींच दो, टेंजेंट खींच दो, वी गेट अ न्यू पोजिशन ऑफ दिस। तो ये अगर लिखने को आता है दिस वे, इफ यू आर गोइंग टू राइट यू विल गेट द फुल मार्क्स। डायग्राम बना करके ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। अब हाइगेंस के प्रिंसिपल का यूज करते हुए बच्चा प्रूफ करने के लिए आता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आइए पहले रिफ्रैक्शन समझाते हैं फिर रिफ्लेक्शन समझाते हैं। बहुत आसान है, डेरिवेशन है बट आता है एग्जाम में, ठीक है। तो पहले इनका डायग्राम देखो। तो डायग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान दीजिए। एक वेवफ्रंट ऐसे यहां पर आके एंगल आई बनाया, वेवफ्रंट आके ऐसे एंगल आई बनाया। अब ये बाहर का जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 है, अंदर का n2 है, बाहर की स्पीड v1 है, अंदर का स्पीड v2 है। तो ये ऐसे आकर के सीधे ना जाकर के थोड़ा सा बेंड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन है। अगर ये ऐसे होता तो ये ऐसे हो जाता है कि नहीं जी सर। तो अब ये थोड़ा सा बेंड हुआ, मतलब कि ऐसा, देखिए ध्यान से डायग्राम देखिए, ऐसे जाकर के थोड़ा सा बेंड हो गया है, ओके। वास्तविकता में क्या था कि अब आपको डायग्राम बनाने में आसानी रहेगी। आप ऐसा एक लाइन खींचिए, आप यहां पर एक लाइन खींचिए, आप यहां पर जस्ट एक लाइन खींचिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी अभी हाइगेंस प्रिंसिपल में हमने कहा कि सारे पॉइंट ना स्फेरिकल वेवफ्रंट छोड़ रहे हैं। तो ये वाला जब छोड़ा तो ये बेचारा इतना ही डिस्टेंस कवर किया। क्यों? क्योंकि दूसरा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ये वाला इतना डिस्टेंस कवर कर चुका था। और जब इसका वाला बेचारे का पहुंच करके ऐसे छोड़ने की कोशिश करेगा तो ई ससुरा बहुत ज्यादा छोड़ चुका है। अब इनके ऊपर हमने टेंजेंट खींचा तो हमको नया पोजीशन मिल गया। हाँ भाई प्रैक्टिस, हमको डायग्राम पहले से आता नहीं तो हम पहले इसे लूप बनाते फिर उसके ऊपर खींचते। आप अभी रिवीजन करें तो डायरेक्ट याद रखिए कैसे बनाया सर ने, ऐसे करके ढिचके आओ। अच्छा, इसकी जो वैल्यू है ये डिस्टेंस है, इसीलिए ये v2 इंटू टी हुआ और ये आपका v1 इंटू टी हुआ, क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। बुझा गया? ठीक। ये एंगल देखिए 90 डिग्री है और यहां पर बच्चा आपका आर है, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे बच्चा, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे और क्या, ये ए, ये बी, ये सी और फिर ये डी। तो अब हम लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी को और यहां लेते हैं साइन आई को। तो साइन आई बराबर हुआ दिस विच इज v1t, v1t डिवाइडेड बाई दिस ए बी, ठीक है। और ट्रायंगल लेते हैं बच्चा ए डी बी। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, साइन थीटा बराबर फ्रंट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस किसे कहते हैं, 90 के सामने वाला। ट्रायंगल ए डी बी ये 90 डिग्री है, सामने वाला अभी भी यही है। साइन आर इज इक्वल टू ए डी विच इज v2t अपॉन ए बी। अब हम दोनों को क्या करते हैं बच्चा, डिवाइड कर देते हैं। सो t बाई ए बी, टी बाई ए बी से डिवाइड हुआ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। v1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, n बराबर c बाई v1। v1 बराबर क्या है, कैसे, n बराबर c बाई v1, तो v1 बराबर c बाई n1 और v2 बराबर c बाई n2 रख दो। सो v1 है c बाई n1
और ये है C/N2, ये हुआ N2/N1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसी को कहते हैं बच्चा स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गया, मतलब कि ये क्या है, रिफ्रैक्शन है, हो गया। इतना ही करना है, बट इसको लिखना कैसे, as shown in the diagram we have taken the refracting surface, here the spherical wavefront which emits through point A covers a less distance comparison to C because the point or the spherical wavefront which is in the air covers v1t distance which is greater than this. Again, why? Because it is in the different denser medium and it is in the different denser it is in the rare medium and this one is in the denser medium. तो ये आपको शुरू में लिख लेना है, ठीक है। चलो राइट, यहां तक हो गया। अब बचा क्या है, रिफ्लेक्शन ही तो बचा है। आइए रिफ्लेक्शन को भी जान से मार देते हैं। ये दोनों ही सीबीएसई बोर्ड के बहुत ही महानतम, बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय प्रश्न है फ्रॉम दिस चैप्टर। आ जाइए। तो अब बच्चा डायग्राम ही मेन है यहाँ पे, देखिए। तो एक ऐसे वेव फ्रंट आई। नॉर्मली रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ऐसे होता है और ऐसे होता है। तो आप इसको ऐसा समझो कि ये एक वेव और ये एक वेव, क्योंकि वेव फ्रंट ऐसे ही है ना, ऐसे, ठीक है। चलिए, तो ये ऐसे आया आई पर। तो अब क्या होगा कि यहाँ के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब अपने आप को सेकेंडरी सोर्स समझ रहे हैं। ये वाला टकरा करके छोड़ चुका होगा, ये अपना इतना बड़ा गुंबद बना लेगा। तो अगर हम इसके ऊपर टेंजेंट बनाएं तो वो टेंजेंट बच्चा देखो थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, यहीं पर ऐसे कर लें, ऐसे टेंजेंट खींच दीजिए, फिर देखिए बनाइए ऐसे। हाँ, अब देखो सही हो गया। अब समझना मैं क्या सिखा रहा हूँ। जैसे ये पॉइंट पहले से टकरा गया तो ये इतना कवर कर लेगा। जब तक ये बेचारा यहाँ पहुँचता है, यहाँ पहुँचा कर अपना छोड़ने की कोशिश करेगा, क्या, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये ऐसे आया वेव फ्रंट, ये अभी टच नहीं हुआ, लेकिन ये पॉइंट टच हो गया तो इसने छोड़ दिया। फिर ये वाला थोड़ा छोड़ेगा, ये छोड़ करके इतना डिस्टेंस कवर कर चुका है, ये थोड़ा नीचे, ये थोड़ा नीचे, और ये वाला पॉइंट का और नीचे। ये जब पहुँच करके रहा है तो देखो इसका गुंबद जो स्टार्ट हुआ है। फिर हमने हाइगेंस प्रिंसिपल का सहारा लिया। अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, दैट्स इट। तो अब ये हो गया आपका VT, ये भी हो गया बच्चा आपका VT। स्पर्शक हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, आप जानते ही हो अच्छे तरीके से, राइट ना। ठीक है, तो हम इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B, इसको बोल देते हैं C, इसको बोल देते हैं D। हमें खाली ये प्रूफ करना है कि एंगल ऑफ I मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ R। एग्जाम में ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन में यही हमको प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल ACB मस्ट बी इक्वल टू ट्रायंगल ADB। तो इन दोनों ही ट्रायंगल में बच्चा एक तो कॉमन है VT, जो कि आपका AD के बराबर, AD इज इक्वल टू BC, ये दोनों सेम है, ओके। AB भी सेम है, ओके सर, नो इशू। और एंगल 90 है, एंगल D एंड देन एंगल C। तो यहां पर क्या लग गया, यहां पर लग गया साइड एंगल एंड देन साइड। तो साइड एंगल साइड से ये प्रूफ हो जाता है, साबित हो जाता है कि दोनों ट्रायंगल वा सेम है। जब दोनों ट्रायंगल वा सेम है तो एंगल I बराबर क्या हो जाएगा, एंगल R। क्लियर, पेन ड्रॉप। तो बच्चा ये था आपका डे 3, जिसमें हमने चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 कवर किया। अब 11, 12, 13, 14 के लिए अगला वीडियो आपको देखना है, लेकिन आप इन वीडियोस को सिर्फ देख रहे हो तो काम नहीं चलेगा। वीडियोस को देखने के बाद अच्छे से क्या करें, लिखे अपने नोटबुक पे और इनको घिस ले। जो पूरे साल कुछ नहीं पढ़े हैं तो वो सिर्फ इतना ही करके इसको याद करने की कोशिश करें। और जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, इसके बाद आपको सैम्पल पेपर, क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQs करें, सब चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट जा करके आपको टटोलना है, दैट्स इट। मजा आया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा एंड अपना प्यार जरूर दीजिएगा बच्चा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट class. Till then, do whatever you want to do, man. Don't trouble you.
Don't trouble your mom. Bye, बच्चा लोग.